अस्सलामुअलैकुम। नया दिन के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और आज साल 2021 का आखिरी दिन है। आखिरी सूरज कुछ देर कबल ही तुलू हुआ है और इस उम्मीद के साथ आज शाम ये गुरूब हो जाएगा कि साल 2021 में जितनी भी तकालीफ, जितनी भी परेशानियां, जितने भी मसाइब और जितने भी आलाम न सिर्फ ये कि हमने बतौर पाकिस्तानी बल्कि पूरी दुनिया ने देखे, झेले, महसूस किए, चाहे वो सियासी तौर पे हो कि समाजी तौर पे, चाहे वो सेहत को लेके मामलात हो। खुदा ताला से ये दुआ है कि साल 2022 का पहला सूरज जब कल तुलू हो तो ये तमाम तर परेशानियां, इनका असर ज़ाइल करके तुलू हो। अगर साल 2021 का थोड़ा सा रिकैप करें तो इस साल भी कोरोना ने बहुत ज़्यादा दुनिया में तबाही मचा के रखी। दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें डूब गईं, उनको उभरने में अभी भी वक्त लग रहा है, ख़ास तौर पे ये जो यूरोपीय ममालिक हैं, अमेरिका और कनाडा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो साल 2021 हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए कैसा साबित हुआ? पाकिस्तानियों ने एक बार फिर साबित किया कि वो एक रेजिलिएंट कौम है। जिस तरह साल 2020 में बहुत से लोगों को एक्सपेक्ट नहीं था कि पाकिस्तान जैसा मुल्क वो कोरोना की वबा से ऐसे निमट लेगा, जिसका हेल्थ सिस्टम भी इतना मॉडर्न और इतना बड़ा नहीं है। साल 2021 में भी हमने एक बार फिर दुनिया को बताया कि हमारे बीच में बहुत इख्तलाफात सही, हमारे बीच में बहुत ज़्यादा नाराज़ियाँ सही, लेकिन जब हम एकजुट होने पे आते हैं, जब हम इत्तेहाद करने पे आते हैं, जब हमारा इकट्ठ होता है, तो फिर हम बड़ी से बड़ी वबा कोरोना जैसी, उससे भी लड़के दुनिया को बताते हैं कि हम कौन सी कौम है। और इसके अलावा साल 2021 में काफ़ी सियासी उलटफेर होता रहा पाकिस्तान में, इस पर भी बात करेंगे। और खेलों के हवाले से बात किया तो साल 2021 पाकिस्तान के लिए बेहतरीन था। साल का शुरू गो के इतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद हमने ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स में मेडल्स लेकर आए। ओलंपिक्स में हमारी अच्छी परफॉर्मेंस रही, बावजूद उसके कि हमारे पास क्या ही बजट होता है। और क्रिकेट में तो जितनी भी बात करें उतना कम है। अभी थोड़ी देर कबल बात की थी बजट की, तो आइए प्रोग्राम का आगाज जरा बजट से करते हैं। छोटा बजट बड़े मसले, महंगाई की तीली ने आग लगा दी है मिनी बजट ने। माचिस की डिबिया से लेकर गाड़ियों तक सब महंगा हुआ है। फाइनेंस तरमीमी बिल मंजूर होने से 350 अरब के इजाफी टैक्स नाफिज हो जाएंगे। अब क्या क्या मजीद महंगा होगा, पहले जरा शकील अहमद की रिपोर्ट में जानते हैं। मिनी बजट आ गया। हुकूमत के 700 अरब रुपए के टैक्स लगाने के मुतालबे को आधा मान लिया। बेशतर दरामदी अशिया पर टैक्सों में इजाफा। बाहर से आने वाली माचिस की डिबिया को भी नहीं छोड़ा गया। जीरो रेटेड आइटम्स पर टैक्स लगाने से 9.5 अरब रुपए हासिल होंगे। इम्पोर्टेड फूड आइटम्स पर टैक्स छूट खत्म होने से इजाफी टैक्स वसूलियाँ होंगी। वजीर खजाना के मुताबिक मजमूई तौर पर 343 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म की जा रही है। सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल में दरामद की गई 1000 सीसी की गाड़ी पर 1 लाख रुपए, 1000 सीसी से जायद की गाड़ी पर 2 लाख और 2000 सीसी से जायद की गाड़ी पर 4 लाख रुपए टैक्स लगाया गया है। दरामदी मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप समेत IT मसनूआत पर 17% GST लगाने की तजवीज है। बाहर से आने वाले ब्रांडेड फ्लेवर दूध, चॉकलेट, दही, मक्खन, पनीर, करीम, देसी घी, नमक, मिर्च, पोल्ट्री, मछली, गोश्त, जिंदा जानवरों और अफगानी सेब पर भी टैक्स लगेगा। बुआई के लिए बाहर से मंगवाए गए ऑयल सीड्स भी महंगे होंगे। दरामदी अखबारी कागज, रसाले भी महंगे होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों और गैर मुल्की सफारतखानों की तरफ से दरामद किए गए सामान पर भी जनरल सेल्स टैक्स लागू कर दिया गया। सरकारी अस्पतालों के लिए दरामद किया गया सामान और एहतियात भी टैक्स की जद में आएंगे। मैरिज हॉल, लॉन्स, पेंडाल, शामियाना, कैटरिंग, टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स, ऑटो वर्कशॉप, हेल्थ क्लबों, फिजिकल फिटनेस सेंटर्स पर भी टैक्स लगेगा। मिनी बजट में सोने चांदी समेत जेवरात पर टैक्स 1% से बढ़ाकर 17% किया जा रहा है। ब्यूटी पार्लर्स और स्लिमिंग क्लिनिक पर भी 5% टैक्स आयद होगा। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। तो इस सब पे हम बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद और सीनियर सहाफ़ी खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब गुड मॉर्निंग। वैसे तो मिनी बजट के बाद क्या बनता है कहना गुड मॉर्निंग, आप बता दें। लेकिन जी मॉर्निंग को तो हमेशा गुड ही कहना चाहिए और ये चीज़ें आती रहती हैं। यकीनी तौर पे मुश्किल मामलात इससे भी ज़्यादा आए हैं, उसमें गुड मॉर्निंग कहना नहीं छोड़ना चाहिए। तो इससे उम्मीद बंधी रहती है, पॉजिटिव। इससे जो थोड़ी बहुत मायूसी फैलने वाली होती है वो कम हो जाती है, ये तो कहना चाहिए। चले उम्मीद, ये बात ज़रूर है कि लोगों की रात ख़राब हो गई हो
तो फिर सुबह गुड कैसे होती है? क्योंकि कल जो कुछ चीज़ें सामने आई हैं, अगरचे उसमें इस्तदलाल है हुकूमत के लोगों के पास, और ख़ास तौर पे उनके जो वज़ीर ख़जाना है जनाब शौकत तरीन साहब, उनके पास लंबे चौड़े दलाइल थे, और वो बात को यहाँ तक ले आए कि हमसे 700 अरब रुपए का बोझ डालने के लिए कहा गया था, लेकिन हमने उसको आधा यानी 343 अरब तक रखा, और उसमें भी जो गरीब आदमी है, जो आम आदमी है, उस पर सिर्फ 2 अरब रुपए का इम्पेक्ट है। अब इस बात को एनालाइज तो किया जा सकता है कि उनकी ये बात जो है वो कितनी हकीकत पे मबनी है, और बाकी जो है वो कहाँ जाएगा और कौन उसकी अदायगी करेगा। लेकिन बहरहाल मैंने तो ये बयान किया है कि उन्होंने इस्तदलाल उनका ये था। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है, मैंने आज तक नहीं सुना, मुझे एक तवील मुद्दत गुजर गई है, बजट जो है वो सामने आते हैं, सुनता हूँ उनको, उन पे तज्ज़िये जो है वो भी देखता रहा हूँ। कभी आज तक किसी ने नहीं कहा कि जी हम जो इक़दामात कर रहे हैं, जो मालियाती फ़ैसले हमारे हैं, उसका कोई असर जो है वो आम आदमी पे पड़ेगा। लेकिन मैंने आज तक आम आदमी को उससे बचते हुए नहीं देखा। फैसल, इसमें आप ये देखें कि ये जो जितने जो भी टैक्सेस आयद किए गए हैं, उसका जो आखिरी असर है वो एंड कंज्यूमर पे है, और एंड कंज्यूमर यकीनी तौर पे आम आदमी ही होता है। वो जब माचिस की एक डिबिया ख़रीदता है तो उस पर भी वो 34 पैसे का सेल्स टैक्स, 2 रुपये की माचिस की डिबिया है, उस पर 34 पैसे वो अदा कर रहा होता है, टैक्स अदा कर रहा होता है। तो इसलिए ये कहना तो बिल्कुल गलत है। इस मुल्क के अंदर मैं ये समझता हूँ कि मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर जो कि मिडल मैन होता है, और इसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर, ये 3 शोबे ऐसे हैं जिनके कहा जाता है कि उनके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, लेकिन हकीकतन वो हुकूमत के लिए टैक्स कलेक्टर का रोल प्ले करते हैं। आवाम की जेबों से टैक्स वसूल करके वो जो है देते हैं हुकूमत को। तो इस हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि अगर कोई बंदा ये बात कहता है कि जी आम आदमी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो मेरे ख्याल में ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। खालिद भाई, ये आपने बड़ा खूबसूरत इस चीज़ को समेटा, क्योंकि ये जो शौकत तरीन साहब है, उन्होंने ये भी कहा अपनी तकरीर में कि टैक्स छूट दरामद की गई अशिया पर जो थी वो वापस ले ली गई हैं, और गरीब इंसान जो था वो तो इन अशिया को इस्तेमाल करता नहीं है, तो वो कैसे उस पर अफेक्ट आएगा। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखें तो बेकरी आइटम, बच्चों के दूध, डब्बे वाली दही, पनीर, मक्खन, क्रीम, देसी घी, मिठाई, मसाला जात, इनमें से क्रीम निकाल दें, ठीक है, इनमें से पनीर निकाल दें, क्योंकि पनीर तो कुछ अरसे बाद सोने की सुनार की दुकान पे थैलियों में मिलेगा, इतना इतना सा, और इसमें से चले मक्खन भी निकाल देते हैं, इसमें से आप देसी घी भी निकाल दें, तो भाई ये दूध, ये डबल रोटी, ये भी तो महंगे हुए हैं। तो क्या करें खालिद साहब, फिर हुकूमत को कैसे यकीन दिलाएं कि या तो ये चीज़ें भी गरीब खाता है, या फिर हम सारे गरीब हो जाएं और सब बोलें कि जी अब हम सब गरीब हो गए, अब हमें फलां कार्ड दे दिया जाए, ढिमका कार्ड दे दिया जाए, हमें किसी प्रोग्राम में डाल दिया जाए, क्या करें? नहीं फैसल साहब, इसमें थोड़ा सा एक फ़र्क है। देखें, इसमें मैं ये समझता हूँ कि हमें दयानतदारी का मुजाहरा करना चाहिए। इम्पोर्टेड चीज़ें जो हैं, अगर इम्पोर्ट हो रही हैं तो उनके ऊपर ये लगेगा, और मुझे नहीं पता कि वो डबल रोटी कितनी इंपोर्ट होती है। अलबत्ता दूध का है ये मामला कि बच्चों के लिए जो दूध आता है, और फिर उसमें आपने जो आपका मेडिकल निज़ाम है उसमें डॉक्टर साहिबान जो हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं बाकायदा उस दूध को, और ये कहते हैं कि इसके अलावा अगर आपने कोई दूध दिया तो बच्चे की सेहत जो है वो ठीक नहीं रह सकती। तो ये सारी चीज़ें इस किस्म की हैं। उसका 71 अरब रुपये का वो उन्होंने वॉल्यूम रखा है वहाँ पे, जिसमें ये कहा जाता है कि ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। लेकिन उससे ज़रा हट के एक और चीज़ तो देखें, मशीनरी के ऊपर उन्होंने लगाया। मैं ये कहता हूँ कि शौकत तरीन साहब जो हैं वो अपनी जो ओरिजिनल बजट स्पीच है जो इन्होंने पेश की थी बतौर वज़ीर ख़जाना, उसको निकाल के देखें। उस वक्त ये जो छूट दी गई थी, टैक्स से जो छूट दी गई थी, उसमें जो इस्तदलाल दिया गया था, और उस वक्त ये कहा गया था कि ईज़ टू डू बिज़नेस का जो हमारा फ़लसफ़ा है उसके तहत हम ये कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं। और अगर आपको फैसल याद हो तो उस वक्त ये कहा गया था कि ये जो बजट लाया गया है ये तो ताजरों को और मैन्युफैक्चरर्स को नवाजने के लिए है, आम आदमी के लिए तो वाकई इसमें कोई रिलीफ नहीं है। तो आज आप उन चीज़ों को विदड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन देखिए इसमें मामला ये हुआ है। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि फार्मा पे जो उन्होंने टैक्स आयद किया उसका वॉल्यूम 160 अरब है। ये छोटी रकम नहीं है, और ये सारे का सारा जो है इससे दवाइयाँ
महंगी होंगी। कहा तो ये जा रहा है कि जी ये रिफंडेबल है, आपको इसका रिफ़ंड मिल जाएगा, या अगर रिफ़ंड नहीं मिलेगा तो आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो मैन्युफैक्चरर है दवाइयों का, वो तो पहले आपके ऊपर उस टैक्स की वजह से जो उस पर इम्पैक्ट आ रहा है उसको थोड़ा सा बढ़ा के जो है वो दवाइयों की कीमत उसमें इजाफा कर देगा। और हमारे एक बुजुर्ग कहा करते थे कि छोटा मोटा जो टैक्स लगता है तो उसके बाद जो है वो मैन्युफैक्चरर जो है वो इस शेयर पे अमल करता है कि कुछ तो इश्क में होते हैं जुनून के आसार, और कुछ लोग दीवाना बना देते हैं। तो उनको अगर 5 रुपये का इजाफा आता है टैक्स की वजह से, तो वो प्रोडक्ट पे 10 रुपये बढ़ा देते हैं। अब ये वो इस बात का इंतज़ार नहीं करेंगे कि उनको रिफंड मिलेगा तो फिर आप कंज्यूमर को रिलीफ देंगे। क्या मैकेनिज्म है इस हुकूमत के पास? देखें, जिनके दौर में दवाइयों की जो कीमतें हैं उसमें ऐसा बेतहाशा इजाफा हुआ और इंतहाई ढिठाई से कहा गया कि ये पैरिटी लाने के लिए है, बसूरत दीगर ये दवाइयाँ जो हैं मार्केट से नापैद हो जाती। अगर हम मैन्युफैक्चरर्स को ये रिलीफ ना देते तो दवाइयाँ नापैद हो जाती। अब उस किस्म की हुकूमत से ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो दवाइयों की जो कीमतें हैं उनको कंट्रोल करेगी। और फिर जो दवाइयों की कीमतों का मैकेनिज्म है फैसल, अगर आप उसको देखें तो उसमें वो जो मनमाना अंदाज उनको दे दिया गया है। अगरचे वो एक रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है उसने उसकी अप्रूवल देनी होती है, लेकिन अगर 30 दिन के अंदर अप्रूवल नहीं आती तो वो जो इजाफा हुआ होता है वो वैलिड हो जाता है, उसको फिर कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो 160 अरब रुपए जो है वो मरीजों की जेब से निकाले जाएंगे, उन लोगों की जेब से निकाले जाएंगे जो इस वक्त इंतहा दर्जे की मुश्किल में। एक तरफ तो हुकूमत जो है वो सेहत कार्ड बांट रही है और ये क्रेडिट ले रही है कि हम लोगों को हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हमें ज़हन में रखना चाहिए वो तो ऐसी बीमारियों के लिए कि जिससे हर एक पनाह मांगता फिरता है और कोई ज़्यादा उस पर वो नहीं होता। ये रोज़मर्रा का मामला है, आपको रोज़ाना एस्प्रिन चाहिए, आपको रोज़ाना जो है वो ब्लड प्रेशर की दवाई चाहिए, आपको रोज़ाना मैदे की कोई दवाई चाहिए, या इस किस्म की जो चीज़ें हैं उनके जो प्राइसेस बढ़ जाएंगी, मैं नहीं समझता कि उसके ऊपर कंट्रोल हो सकेगा। और मशीनरी वाली बात जो है वो फिर मैं कहूँगा कि आप कम से कम अपनी वो स्पीचेस निकाल के देखें कि उस मशीनरी पे जो है वो छूट क्यों दी गई, और जब वो छूट दी गई थी तो आज आप उसको विथड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या आपने वो जो उस वक्त बिजनेस बढ़ाने का और इस मुल्क का जो ग्रोथ है उसकी GDP की, उसके लिए जो इक़दाम किए थे, क्या अब आप उसको रिवर्स कर रहे हैं? ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका जवाब शायद हुकूमत के पास उस अंदाज में नहीं होगा। और जहाँ तक वो उनका है कि जी रिफ़ंड मिलेगा, एक सिर्फ छोटी सी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ, 500 अरब रुपए से ज़ायद का रिफ़ंड इस वक्त FBR के ज़िम्मे है ताजरों का, और वो उसको देने से इनकारी है। शकील की पिछले दिनों एक खबर थी कि FBR ने कहा कि अगर ये रिफंड आपसे हमने वापस दिलवाना है तो हमें स्पेशल ग्रांट दी जाए जी, यानी जो उसने वसूल किया हुआ है उसको रिफंड जो देना उसकी जिम्मेदारी है, वो देने के लिए तैयार नहीं है। उसने कहा कि ये रिफंड अगर देना है तो हुकूमत हमें इसके लिए खुसूसी ग्रांट दे। अब वो जिस आप दोबारा कैसे इस बात की तवक्को की जा सकती है कि आगे वो जो रिफंड का सिस्टम है वो स्ट्रीमलाइन होगा या उसकी एडजस्टमेंट उस तरह से हो सकेगी? ये सारी वो चीज़ें, और फिर उसका जो भुगतान है वो भुगतेगा एंड कंज्यूमर, उसके अलावा किसी और के ऊपर इसका नज़ला नहीं गिरेगा। गलतफहमी है ये बिला वजह, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये इन लोगों के अगर कोई ज़ाती खर्चे, अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, तो वो घर में अगर उसके किचन में भी उसका खर्चा बढ़ जाता है तो वो कहता है कि जी इसको मैंने किस तरह से अपनी कमाई का हिस्सा बनाना है, किस तरह से इसको मैंने रिकवर करना है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाती हैं। ये थोड़ा सा इस बात को लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दिया जाए और इस बात को तस्लीम किया जाए कि इस वक्त लोगों के लिए ये मुश्किलात का बायस बनेगा। अच्छा, फिर मज़े की बात फैसल, आप शायद आपने नोट किया हो, पिछले दिनों वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फरमाया, वज़ीर ख़जाना ने भी फरमाया, और भी वज़रा जो हैं वो ये कहते रहे कि हाँ महंगाई तो होगी, देखें आने वाले दिनों में मज़ीद महंगाई की तवक्को रखें। अच्छा, फिर उसके साथ साथ आप देखें एनर्जी सेक्टर पे आपके रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, आपने बिजली का टैरिफ भी बढ़ाया हुआ है और उसके साथ फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे हर महीने अब तो ये 2 महीनों से ये 4.5 पौने 5 रुपये इजाफा हो रहा है फी यूनिट। अच्छा, उसके साथ साथ पेट्रोल की कीमत जो है
उसमें पहली मरतबा आपने 2.5 माह के बाद एक थोड़ा सा रिलीफ दिया है, लेकिन उसके मुकाबले में बढ़ाया हुआ उसको बहुत है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसका फौरी तौर पे इम्पैक्ट आता है, हर चीज़ पे इम्पैक्ट आता है। अब वो लतीफ़े की शक्ल में है कि जब उन्होंने गवालों ने इसका दूध महंगा कर दिया और कहा कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया, तो किसी बंदे ने पूछा कि क्या गाय भैंसें जो है अब उन्होंने पेट्रोल पीना शुरू कर दिया है कि आप पेट्रोल की महंगाई जो है उसको दूध के ऊपर लेके आ रहे हैं। लेकिन ये फैक्ट है कि जब भी पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा होता है तो फौरी तौर पे हर चीज़ जो है उसका वो कैरेज के नाम पे उसमें इजाफा कर दिया जाता है, और वो इजाफा रिवर्स होता हुआ आज तक हमने फैसल नहीं देखा। हमेशा वो तो फिर उसका जुज़्व ला यनफ़क बन जाता है, उसके अंदर ऐसा शामिल होता है कि उसको कहीं कोई बंदा उसमें से खारिज कर ही नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैं ये समझता हूँ कि इसमें इस बात को कोई बंदा इससे इनकार नहीं कर सकता कि डेफिनेटली उसका वजन जो है वो आम आदमी पे पड़ेगा। फिर वो अशियाए खुराक की हम बात कर रहे थे, उसको मैंने छोड़ दिया था दरमियान में। वो ये है कि आप बिल्कुल ठीक है, मैं कहता हूं कि इम्पोर्ट इस पे हम जरा बात करते हैं क्योंकि नईम हनीफ भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं बरूच फ्लोर। नईम भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। और इससे पहले कि मैं आपसे बात करूं, कल बहुत सारी चीज़ें हुई सेशन में, उसमें से एक था कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आए मिनी बजट पेश करने के मौके पर, जब पार्लियामेंट हाउस पहुँचे, उन्होंने फिर मुखालफिन पे बड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि जी वो कह रहे हैं नवाज़ शरीफ वापस आ रहे हैं, जब वो सऊदी अरब गए थे तब भी यही सुनते थे, और वो ये भी बोले कि शहबाज शरीफ की तकरीर जॉब एप्लीकेशन होती है। ज़रा पहले इस पर देखते हैं रिपोर्ट, फिर बात करते हैं। ये चाल, ये ढक, ये चेहरे के खदो खाल। मुश्किल वक्त है लेकिन घबराना नहीं है। बजट इजलास में आमद के मौके पर वजीर आजम की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि सब अच्छा है। स्पोर्ट्समैन होता ना, वो जब कदम रखता ना ग्राउंड में तो वो हमेशा समझता वो जीतेगा। मुख्तसर सी गुफ्तगू में मुखालिफिन पर ताबड़तोड़ सियासी हमले किए। पहला अटैक ये था, शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं होती, उसकी जॉब एप्लीकेशन होती है। दूसरा अटैक, खान साहब नवाज शरीफ के हवाले से कहा जा रहा है कि वो वतन वापस आ रहे हैं, तो इस हवाले से आपका मौक़िफ़ क्या है कि नवाज शरीफ वतन आज आ रहा है, कल आ रहा है। ये जब पहले गया था ना सऊदी अरेबिया, तब भी हम सुनते थे अब आ रहा है, कल आ रहा है, जब तक वो समझौता। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के बाद से एक शोर मचा था। थोड़ा सा हाथ हटा, हशर नशर देखे यानी आप मेरी मुस्कुराहट आपको बता रही होगी धड़न तख्ता इंशाल्लाह होने वाला है आपका। बिल्कुल हर 3 महीने के बाद अब हुकूमत मुश्किल में है, कल मुश्किल में है। खिलाड़ी मैदान से चलता बना और ऑपोजिशन बाजुओं पर काली पट्टियां बांधती रह गई। अच्छा नईम भाई, देखें आप कितनी ज़बरदस्त बॉडी लैंग्वेज थी। उन्होंने कहा जी सब ठीक है, सब सही है, सब बेहतर है। ऐसी खामखा लोग कह रहे हैं कि महंगाई हो गई और ये सारी चीज़ें हो गई। बताइए। देखिए ये तो 3 साल से हम देख रहे हैं कि आटा महंगा हो गया तो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे होते हैं कि नवाज शरीफ को एनआरओ नहीं दूंगा। चीनी महंगी हो गई, वो कहते हैं शहबाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा। पेट्रोल हर माह बढ़ रहा है, वो कहते हैं मैं अपोजिशन को जो है वो जेलों में डालूंगा। तो बिल्कुल उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी ज़बरदस्त रही पिछले गुज़िश्ता 3 सालों में। और दूसरी बात यह है कि नया दिन हो और नया साल हो और कीमतें कैसे पुरानी हो सकती हैं। मैं तो बड़ी एक खुशखबरी लेके आने वाला था कि मिनी बजट के बाद एक रिलीफ बजट आ रहा है कौम के लिए, जिसमें पेट्रोल भी सस्ता होने जा रहा है, जिसमें चीनी भी सस्ती होने जा रही है, जिस पे आटा भी सस्ता होगा, अद्वियात भी सस्ती होंगी, तालीम भी मुहैया की जाएगी, इंसाफ में मिलेगा। ये सब बजट जो है ये मैं देख रहा था कि आंख खुल गई मेरी अचानक से। ये ख्वाब था मेरा और ये इस कौम का ख्वाब बन के रह गया है कि यहाँ जो है वो बेसिक जो सहूलियात हैं वो मुयस्सर आएंगी। यहाँ पर जो है वो रिटेलर जो है वो टैक्स देता नहीं है, कारोबारी तबका जो है वो टैक्स नेट में नहीं है। सिर्फ जो गरीब है, जैसे खालिद साहब अभी बात कर रहे थे कि ये कोई पाकिस्तानी कौम के लिए ये कोई नई बात नहीं है, मिनी बजट है या जनरल बजट है। यहाँ पर तो जो है वो हर माह बाकायदगी के साथ जो है वो कीमतों में इजाफा किया जाता है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, यहाँ पर बिजली की नर्ख बढ़ते हैं, यहाँ पर गैस नहीं आती मगर कीमतें बाकायदगी से बढ़ती हैं। यहाँ पर मेडिसिन की कीमतों में इजाफा होता है और आज गरीब आदमी जो है वो अपने जो है वो बच्चे की शादी भी अगर करेगा, कहीं शामियाना लगेगा, किसी शादी हॉल में जाएगा,
वहाँ भी टैक्स लगेगा। तो ये सूरत हाल पाकिस्तानी कौम के लिए कोई नई नहीं है। और जो बॉडी लैंग्वेज है वो तो इतनी खूबसूरत बॉडी लैंग्वेज है। देखें, ये एक फिक्स मैच जारी है बददस्तूर। ये जो इत्तेहादी वहाँ वोट देते हैं ईवान में, और उसके बाद बाहर आके वावेला करते हैं। अगर सिंध की बात करूं तो MKM ने भी कल यही किया कि जो है वो हमें एतमाद में नहीं लिया गया, इस बजट के हवाले से हमसे बात नहीं की गई, हमसे कोई मीटिंग नहीं की गई, मगर वहाँ जाके आप वोट करते हैं। यहाँ पंजाब की बात करें तो यहाँ की इत्तेहादी जमातों ने भी कल यही रोल प्ले किया कि वहाँ ईवान में जो है वो बजट की मंजूरी के लिए अपना वोट दिया, और बाहर आके जो है मीडिया के सामने ये वाविला कर दिया कि जी हमें एतमाद में नहीं लिया गया और ये बजट जो है इसके हम हक में नहीं है। ये अजीब तर्ज की जो है इस वक्त सियासत और मुनाफकत जारी है। मगर यहाँ सूरत हाल इतनी जो गंभीर हो चुकी है फैसल के, गरीब आदमी जो है अद्वियात उसकी पहुंच से दूर हैं, 2 वक्त की रोटी जो है उसके लिए मुश्किल है। तालीम जो है बच्चों को एक यकसा तालीमी निसाब का जो एक नारा था प्राइम मिनिस्टर का, वो और वो जो मंशूर था, मैं समझता हूं कि इस वक्त सूरत हाल हुकूमत की ये हो चुकी है कि बस ये कहना बाकी है कि जागदे रहना साढ़े ते न रहना। यानी कि अवाम जो है अपने पैसे से इस मुल्क को अगर चला सकती है वो चलाए, अपना खून निचोड़ के अगर इस सिस्टम को कंटिन्यू रख सकती है तो रखे, और अगर इस मुल्क का सर्वाइवल जो है वो चाहती है तो वो अवाम खुद करेगी। इसमें हुकूमत का कोई रोल नहीं है। अवाम के पैसे से ये मुल्क चलना था, अगर अवाम के पैसे से ही इस सिस्टम को जो है वो कंटिन्यू करना था, अगर अवाम के पैसे से ही हमने सर्वाइव करना था, तो फिर वो बुलंदोबाद जो दावे थे, वो जो नारे थे, वो कहाँ चले गए। और आप जो है वो कोई भी बात करके देख लें तो आज भी एक बिल्कुल एक DSP और SHO की तर्ज पे यही सुनने को मिलता है कि फलां करप्ट है, फलां को नहीं छोड़ेंगे, फलां को जेल में डाल देंगे, वो नैब में जाएगा, वो एंटी करप्शन में जाएगा। आप कब निकलेंगे इस चीज़ से? अब तो जो है वो इलेक्शन का दौर शुरू हो रहा है। आप शेख रशीद साहब ने कल कहा एक स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान के इमरान खान जो है वो अगले साल महंगाई में कमी लाकर दिखाएंगे, वो महंगाई ख़त्म करके दिखाएंगे। यानी कि क्या इस महंगाई ख़त्म करने को भी आपने आइंदा इलेक्शन का एक कैंपेन का हिस्सा बनाना है? तो गुज़िश्ता जो सारा दौर है आपका, उसमें क्या कसूर था उस अवाम का जिसने नए पाकिस्तान का ख्वाब देखा, जिसने आपकी शक्ल में एक मसीहा देखा और ये ख्वाब देख लिया कि शायद हर चीज़ जो है दहलीज पर मुयस्सर आएगी, बेसिक जो सहूलियात हैं वो मुयस्सर आएंगी, आम आदमी को तालीम उसके बच्चों को मिलेगी, उसको इलाज मुआलजे की सहूलियात मिलेंगी। आप एक तरफ जो है इंसाफ कार्ड जो है उसकी बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ उससे ज़्यादा जो है महंगाई का बम फोड़ रहे हैं आप। बिल्कुल। अच्छा, आखिर में खालिद साहब ये मुझे बताइएगा कि सिर्फ इसमें ये तमाम तर जो वावेला मचा, तमाम तर जो शोर उठा है, जाहिर सी बात है जो IMF के साथ हमारी रिन्यू हुई थी किस्तों के मामलात, उसके बाद ये सारी चीज़ें उन्होंने टारगेट दिया, हमने अचीव करना था तो टारगेट अचीव करने का सादा साल पाकिस्तान में क्या है, टैक्स लगा दो। तो सर ये बताएं कि अब इसका एक और जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है और जो सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना बन रहा है वह स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी। गवर्नमेंट से बात करें, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव से बात करें तो वो कहते हैं कि जी पहली बार थोड़ी अमेंडमेंट हो रही है, इसमें 90s में भी अमेंडमेंट हुई, 2000 में भी अमेंडमेंट हुई। अपोजिशन कहती है कि भैया इस बार अमेंडमेंट नहीं है, इस बार है फ्री ऑटोनॉमी, ईस्ट इंडिया कंपनी बनने जा रहा है स्टेट बैंक। क्या कहेंगे? जी देखिए, पहले तो नईम हनीफ साहब ने जो बात कही है उसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर लूँ। बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने तादियों के हवाले से कही कि वो बयानबाजी तो इस तरह की करते हैं कि उनका जो वोट बैंक है वो किसी तरह से इंटैक्ट रहे, लेकिन अमलन वो मुकम्मल तौर पे हुकूमत को तायद फराम कर रहे हैं और वो तायद फराम करना उनकी मजबूरी भी है क्योंकि उनको जो कुछ मिला हुआ है वो उनके हजम से कहीं ज़्यादा है। 10 अरकान सूबाई असम्बली हैं पंजाब में, लेकिन स्पीकरशिप वहाँ पे मिली हुई है। उसके साथ साथ 5 अरकान हैं यहाँ पे मुस्लिम लीग काफ वालों के, उनको 2 वजारतें मिली हुई हैं। MKM को जो है वो 6+3 9 मेंबरान पार्लियामेंट की वजह से 2 वजारतें मिली हुई हैं। इसी तरह से GDA के 3 अरकान हैं, उनको 1 वजारत मिली हुई है। तो वो उनका जो हजम है उससे कहीं उनको ज़्यादा नवाजा गया है, इसलिए वो उनको कहीं छोड़ के जाने वाले नहीं हैं, पूरी तायद देंगे। जहाँ तक आपने बात की स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी की, ठीक है, 1998 में भी कुछ ऐसी चीज़ें की गई थी जिसमें बैंकिंग सेक्टर के ऊपर रेगुलेटर का उसका रोल जो है वो बढ़ाया गया।
और हुकूमत का रोल उसमें कम किया गया। लेकिन इसके साथ साथ देखना यह है कि ये जो नया बिल आया है इसके बारे में हम किसी और की बात ही नहीं करते। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक इशरत हुसैन और जो कि इनकी वो रिफॉर्म्स के लिए वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी भी हैं, उनका बयान जो है वो देख रहे हैं। उन्होंने कहा मैंने बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उनका इजहार किया और रिटर्न में हुकूमत को दिया, लेकिन हुकूमत के कानों पे जूं नहीं देंगी। और उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे ये कमिटमेंट की हुई है IMF ने, जो कहा गया है उसके मुताबिक। और फिर देखें इसका जो लोग कहते हैं कि जी इसका इम्पैक्ट क्या होगा, सर आप देखें कि आपका डॉलर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, हुकूमत खुद कहती है, हुकूमत के लोग कहते हैं कि इसको मैक्सिमम जो है वो 155 और 160 के दरमियान होना चाहिए, लेकिन वो 180 को टच कर रहा है। 178 कल का रेट था, ₹1 कम होने के बावजूद। और इसी तरह से दूसरी चीज़ जो है वो इंटरेस्ट रेट की फिक्सेशन है। पहले हुकूमत ने उसमें कमी की, उसका नतीजा बहुत अच्छा सामने आया, हमारा बिजनेस फ्लरिश हुआ, लेकिन उसके बाद फिर बतदरीज उसको जो है वो बढ़ा दिया गया इंटरेस्ट रेट को, और अब मज़ीद उसका बढ़ने का चांस है। और उसके ऊपर कोई उसकी गिरफ्त करने वाला नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। इससे पहले जो है वो मॉनेटरी एक कमेटी जो है वो बनाई जा चुकी है, लेकिन वो अमली तौर पे गैर मौसर हो जाएगी। और अब स्टेट बैंक जो है वो कहा जा सकता है कि उसको किसी का डर नहीं, वो क्या करता है क्या नहीं करता। और ख़ास तौर पे एक ऐसा बंदा आप जिस अंदाज़ा लगाएं कि स्टेट बैंक के गवर्नर साहब जो हैं वो डॉलर का रेट बढ़ने का जवाब क्या दे रहे हैं। उन्होंने कहा जी ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो बड़े खुश हैं क्योंकि वो जो रकम यहाँ पे भेजते हैं वो अब ज़्यादा वैल्यू एडेड हो गई है। ये एक कमाल मंतक है। इसका मतलब है कि उनको पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनकी प्राइड का, उनकी जो ज़ुबून हाली है उसका किसी किस्म का इदराक नहीं है। ठीक है खालिद साहब, पॉइंट टेकन। अच्छा आखिर में मैं नईम भाई से बात करूंगा। नईम भाई आप जो है वो नब्स पे हाथ रखते हैं आवाम की, लोगों की, तो जब ये हुकूमत जाएगी अब आने वाले साल में इलेक्शन में, तो वो क्या बताएंगे उनको कि जी क्या उनको उज़्र पेश करेंगे? ये उज़्र पेश करेंगे कि हमने इसलिए हमसे महंगाई हो गई कि पीछे से IMF हमें कह रहा था, हमें इसलिए महंगाई हो गई, या फिर कहेंगे कि क्योंकि पिछले वाले ख़राब थे इसलिए वो इतना ख़राब करके गए कि हमें इतना ख़राब करना पड़ा? लोग पहले 1-2 साल इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे थे, इलेक्शन के साल में अंडरस्टैंड करेंगे इन चीज़ों को? देखिए वो आपने कहा कि इनके पास जवाब क्या होगा, जवाब यही होगा इस हुकूमत के पास कि हमने NRO नहीं दिया। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि जो केसेस बनाए गए अपोजिशन पर वो गलत हैं, 1% भी गलत नहीं होंगे, मगर वो आपका काम नहीं है। आपने जिन मामलात को देखना था, आपने जो रिलीफ इस आवाम को देना था, जो मंशूर जो एजेंडा आप लेके आए थे, आपने उसको इम्प्लीमेंट करना था, ना कि आपने ये इदारों का काम है, उन पे केसेस बन गए, उन पे रेफरेंसेस बन रहे हैं, वो कोर्ट्स में है, वो नैब में है, वो एंटी करप्शन में है, वो भुगते। ये आप हर वक्त जो है खुद छड़ी उठा के अगर उनके पीछे भागते रहेंगे तो बाकी 1.5 साल भी इसी तरह गुजर जाएगा। और खालिद साहब ने जो बात की है ओवरसीज पाकिस्तानियों की, यकीनन उनकी जड़ें जो हैं वो पाकिस्तान के साथ जुड़ी हैं, उनकी जड़ें यहाँ हैं, उनके आबाओ अजदाद यहाँ पे। और मैं एक बात बता दूं, ओवरसीज पाकिस्तानी की सूरत हाल यकसर तब्दील होती जा रही है। ओवरसीज में जो वोट है PTI का, वो भी बहुत तेजी से उसका ग्राफ नीचे आ रहा है और ओवरसीज पाकिस्तानी भी नाराज नजर आते हैं। हालिया मिसाल है जो कन्वेंशन रखा गया, 2000 ओवरसीज पाकिस्तानियों को दावत दी गई पाकिस्तान आने की, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उसमें मेहमान खुसूसी थे। 900 ओवरसीज पाकिस्तानी लाहौर पहुंचे, गवर्नर हाउस में उनके क़याम का एहतमाम किया गया। वहाँ जब कन्वेंशन शुरू होना था, किसी वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब लाहौर में होते हुए भी नहीं पहुंचे। उन ओवरसीज पाकिस्तानियों से मेरी बात हुई। ओवरसीज पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों से नाला दिखाई देती है, नाराज दिखाई देती है। और वो जो एक खुशफहमी है कि ओवरसीज को वोट का हक दिया गया है और वो ओवरसीज का एन ब्लॉक वोट जो है वो मौजूदा हुकूमत को मिलेगा, नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानियों की सूरत हाल जो है वोट के हवाले से वो पाकिस्तानी कौम की तरह बिल्कुल जो है वो मुनफरद नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से वहां भी एक नाराजगी का सेम लाइन और लेंथ पे आ गए, ओवरसीज हों कि फिर लोकल पाकिस्तानी। जो नईम हनीफ, खालिद अजीम, बहुत शुक्रिया आपका। तो ओवरसीज भी पॉलिसीज से नाराज, और खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन भी अभी ये मौजूदा हुकूमत हारी है। इस सब के बीच एक बार फिर महंगाई हो गई है। एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। पाकिस्तान में एड्स के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। बैनुल-अक़वामी इदारे यूएन एड्स ने होशरुबा आदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं। लाहौर से हमारे नुमाइंदे दानियाल उमर ने एक रिपोर्ट तैयार की है, ये देखिए। इसके बाद हम मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। पाकिस्तान में एड्स के मोहलिक वार। गुज़श्ता साल 25,000 अफराद हुए खतरनाक बीमारी का शिकार। 8,200 अफराद की एड्स के बाइस मौत हुई। यूएन एड्स की रिपोर्ट में हैरान कुन इंकशाफ सामने आ गया। रिपोर्ट के मुताबिक 10 साल में पाकिस्तान में एड्स की शरह अमवात में 507%, जबकि मरीजों की तादाद में 84% इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में 19,000 मर्द एड्स का शिकार हुए, 4,800 खवातीन और 1,600 बच्चे भी मूजी मर्ज में मुब्तला हुए। सबसे ज्यादा अफराद इंजेक्शन के जरिए इस बीमारी का शिकार हुए, जिनमें बड़ी तादाद नशा करने वालों की है। मुंशियात के आदी 21% अफराद एड्स में मुब्तला हैं। गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात के 7% अफराद गुज़श्ता साल एड्स का शिकार हुए। ये ताशा ब्लड बैंक ऐसे हैं जो कि नॉन रेगुलेटेड हैं, जिनके खिलाफ ब्लड प्रोटेक्शन अथॉरिटी कार्रवाई भी करती है। इन चीज़ों की वजह से और ये जो शेयरिंग होती है, जो नशावर अद्वियात होती हैं, इनकी नीडल्स की शेयरिंग की वजह से पाकिस्तान में 46,000 से जायद एड्स के रजिस्टर्ड मरीज हैं। 2,40,000 से जायद एड्स के मुश्तबा मरीज भी मुल्क में मौजूद हैं, जिनका किसी को पता नहीं। दानियाल उमर, समा, लाहौर। स्टैटिस्टिक्स आपने देखी, हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर ज़रफ़शाह ताहिर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गुज़िश्ता साल 25,000 अफराद एड्स का शिकार हुए और 8,200 अफराद की एड्स के बाइस मौत हुई। क्या वजह है पाकिस्तान में एड्स के मरीजों की तादाद इतनी बढ़ रही है? बात दुरुस्त है कि एड्स की जो शरह अमवात है उसमें कॉन्स्टेंटली हमारे मुल्क में इजाफा हो रहा है। उसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि एड्स को एक सोशल स्टिग्मा लिया जाता है, क्योंकि आम लोगों के ख्याल में एक जो तासुर प्रिवेल करता है वो यही है कि शायद एड्स जो है वो सिर्फ गैर इज़्दिवाजी ताल्लुकात रखने की वजह से, जिसे हम कहते हैं कि नॉन मैरिटल रिलेशनशिप की वजह से होता है, जबकि एड्स के फैलने की और भी बहुत सी वजूहात हैं। जिस तरह अगर गलत खून का जो है ट्रांसफ्यूजन हो जाए, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए, कोई दांतों की ट्रीटमेंट नहीं ठीक हो रही, सिरिंजेस के कॉमन यूज़ जो कि नशे की आमतौर पर ये जो ड्रग एडिक्ट्स हैं ये इसको यूज़ करते हैं, इस वजह से इसको एक सोशल स्टिग्मा लिया जाता है। और इस मर्ज को जब भी पता चलता है किसी को तो वो इसको छुपाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से इसकी डिटेक्शन, इसके डायग्नोसिस में और इसकी ट्रीटमेंट में डिले हो जाता है। अब जितना इस डिजीज़ के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में डिले होता है, उतना इसमें जो है इसकी रिकवरी के चांसेस या ठीक होने के चांसेस जो है वो कम होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से एड्स का फैलाव ज़्यादा हो रहा है? जैसे कि आपने खुद भी बताया कि एक तरीका नहीं है ना जिससे ये चीज़ होती है, बहुत सारे तरीके। तो पाकिस्तान में कौन सी वो वजह है जिससे ज़्यादा हो रहा है और फिर कैसे रोका जाए इसको? एड्स जो तेज़ी से फैल रहा है हमारे मुल्क में, इसकी भी बहुत सी वजूहात हैं। उनमें अगर मैं कहूँ कि एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो नशा आवर अद्वियात हैं या जो इंजेक्शंस हैं, उन इंजेक्शंस की सिरिंजेस की शेयरिंग है। जैसे जैसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नशे की आदत अपना रहे हैं, वैसे वैसे एड्स का फैलाव भी जो है ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा हमारे जो क्वैक्स हैं उसमें वो ये है कि शेयरिंग ऑफ सिरिंजेस की वजह से, ड्रिप्स, इंजेक्शंस, उनकी वजह से भी जो है एड्स बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। फिर बहुत सी दुकानें ऐसी हैं, जैसे हजाम की दुकान है, वहाँ पे जो ब्लेड्स हैं उनकी शेयरिंग हो रही है। ब्यूटी पार्लर्स हैं जिसके अंदर कानों को पियर्स किया जाता है उनके बच्चों के सुराख के लिए, वहाँ पे अगेन वो, या फिर मैनिक्योर पेडिक्योर में जो है किड्स की शेयरिंग होती है, उनको प्रॉपरली स्टरलाइज नहीं किया जाता। ये तमाम वजूहात हैं। इसकी एक अवेयरनेस लोगों को देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी अवेयरनेस कम होगी उतना लोगों को पता नहीं चलता कि नीडल्स को जो है उन्होंने शेयरिंग की तरफ नहीं जाना। जब डॉक्टर के पास जाएं उसको इंश्योर करें कि उनको एक नई सिरिंज खोल के लग रही है।
ब्यूटी पार्लर्स में चाहे मैनिक्योर पेडिक्योर की किट्स हैं तो वहाँ पे वो इंश्योर करें कि इनको प्रॉपरली स्टरलाइज किया गया है। अगर हमारी आवाम के अंदर ये आगाही आ जाएगी तो एड्स का मर्ज काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। राइट। अच्छा डॉक्टर साहबा, वन लास्ट थिंग, HIV से मुतालिक पाकिस्तान में लोग बात करना भी पता नहीं क्यों एक तबू, एक मायूब समझते हैं। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? क्यों अभी तक हम लोगों को शऊर नहीं दे सके हैं कि लोग खुलकर इससे मुतालिक बात करें? किसी भी किस्म की बीमारी से बचाव के लिए जो हेल्थ एजुकेशन है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग टूल है, जिसकी अगर आप प्रॉपर अवेयरनेस आवाम तक पहुंचा दें तो मेरे ख्याल में हमारी आवाम खुद इतनी उनके अंदर फहम या सोच समझ है कि वो बीमारी को खुद भी अपनी तमाम प्रिवेंटिव मेजर्स को अडॉप्ट करके वो अपने बीमारी से बचाव कर सकते हैं। इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल जैसे कोविड की है कि जितनी तेज़ी से इसकी जो है हेल्थ अवेयरनेस मैसेजेस को फैलाया गया, आप ये देखें कि हमारे मुल्क में ये एक बहुत बड़ी वजह है कि कोविड का जो है कोविड काफ़ी हद तक कंट्रोल रहा। लाइकवाइज अगर हम एड्स के कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात करें तो उसके उस कॉन्टेक्स्ट में भी ये बात सच है कि हमें इसकी इस वक्त बहुत ज़्यादा आगाही फैलाने की ज़रूरत है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि एक तो ये कि इसको सोशल स्टिग्मा के तौर पे लिया जाता है। बिल्कुल। जब किसी को एड्स हो जाती है, पता चलता है कि उसको एड्स है, तो वो इस बात को छुपाना शुरू कर देता है क्योंकि उसका ख्याल में कि उसके घर वाले उसको डिसोन कर देंगे, ये सोचते हुए कि उसके गैर मुनासिब किस्म के ताल्लुकात हैं। लेकिन ये लोगों को समझने की बात है कि इसकी और भी बहुत सी वजूहत हैं। जिस तरह मैंने कहा कि इन्फेक्टेड ब्लड की जो मुंतकली है वो भी एक हो सकता है, नीडल्स की शेयरिंग जो है वो इसकी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। सो लोगों को ये बताएं कि जैसे ही एड्स का पता चले ये एक सोशल स्टिग्मा कतई नहीं है, बल्कि इसको फौरी तौर पे अपने डॉक्टर की नॉलेज में लाना चाहिए ताकि ट्रीटमेंट जो है वो जल्द अज जल्द शुरू हो सके। और एक तो ट्रीटमेंट जल्द अज जल्द शुरू होने से इसका फैलाव कम से कम लोगों को फैलेगा, और दूसरा खुद मरीज के अपने लिए बहुत बेहतर है कि वो बड़ी तेज़ी से जल्दी से सेहतयाब हो सकते हैं। गवर्नमेंट ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सा काम कर रही है क्योंकि हमारे यहाँ पे एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का पूरा एक सिस्टम मौजूद है जिसके तहत ना सिर्फ लोगों के अंदर आगाही मुहिम जारी है बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मेडिसिन भी लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें मेरा अपना ये ख्याल है कि बहुत सी हमारी जो समाजी ऑर्गेनाइजेशन, समाजी कारकुन और हमारी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको हम NGO कहते हैं, उनको भी फोर फ्रंट के ऊपर आना चाहिए। और हमारे जो टेक्निकल लोग हैं जिस तरह डॉक्टर्स हुए जो है, उनको भी आगे आके अपने मैसेजेस जो हैं बड़े स्ट्रांगली लोगों के अंदर फैलाने चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि ये कतई तौर पे भी कोई सोशल स्टिग्मा नहीं है। जल्द अज जल्द इसका डायग्नोसिस होना चाहिए और जल्द अज जल्द इसका इलाज होना चाहिए, और हमारे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इसका इलाज मुफ्त मौजूद है। डॉक्टर ज़रफ़शाद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और यकीनन हुकूमती सतह पे भी और अबलाग भी इसका बहुत किया गया है कि क्या वो वजूहात है जिनकी वजह से बीमारी फैलती है और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, बट समहाउ लोग शायद इसको नहीं करते फॉलो। और ये लोगों के लिए अब एक अलमिया है कि जब सारी चीज़ें आपके सामने हैं तो बार बार क्यों इन चीज़ों को नेगलेक्ट करते हैं। सेहतमंद रहें, ज़िंदगी को एंजॉय करें, और जब सेहतमंद रहेंगे तो एंजॉय करेंगे ज़िंदगी को। सेहत से मुतालिक हमने बात की, ज़रा खेल के मैदानों की बात कर लें। साल 2021 में पाकिस्तान के लिए कैसा रहा ये पूरा साल, ज़रा इस पर एक नज़र डालते हैं। और भी ये बातें लेकिन होंगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान हर तरह की दौलत से मालामाल मुल्क है। मादनी ज़खायर का तो अभी तक तखमीना नहीं लगाया जा सका है, सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है, लेकिन जहानत में भी पाकिस्तानी दुनिया से कहीं भी किसी से भी पीछे नहीं है। 2021 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 199 ममालिक में पाकिस्तान 99वें नंबर पर रहा। एक इंडिकेटर ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च का भी था जिसमें पाकिस्तान 117 नंबर पर आया। ये तो वो कुछ है जिसका एतराफ़ किया गया, मगर बहुत कुछ का तो खुद ही हम एतराफ़ शायद नहीं करते।
पाकिस्तानी इजाद ऑस्ट्रेलवी शहरी तथीर ज़हरा को ही ले लें, जो क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया की सीनियर प्रोफेसर हैं। उन्होंने एक ऐसे मटेरियल बायोप्लास्टिक को मॉडिफाई करने का तरीका बनाया है जिससे इमारतों की ब्लास्टिंग, बारूदी मवाद और दीगर नुकसानात से महफूज रखा जा सकेगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि इमारतों को ज़लज़ला प्रूफ भी बनाया जा सकता है। ये बायोप्लास्टिक मटेरियल बाथ जूतों में भी इस्तेमाल होता है, जिस पर उन्होंने रिसर्च की और फिर इसका नया इस्तेमाल ढूंढ निकाला। ये काविश न सिर्फ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बल्कि वहाँ के अवाम में भी बड़ी मकबूल हुई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी उनकी रिसर्च को काफ़ी पजीराई बख्शी है। इसके साथ साथ शाहिद लोधी रब्बानी है, उनका एजाज़ भी अभी ताज़ा ही है। मुत्तहदा अरब इमारात में PhD कर रहे हैं। एक इनोवेशन पर उन्हें इतना सराहा गया कि मुत्तहदा अरब इमारात ने उन्हें गोल्डन वीज़ा जारी कर दिया और वो ये वीज़ा हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी। मगर अपने मुल्क में ऐसे बासलाहियत नौजवानों के साथ हम क्या करते हैं, ज़रा हम इस पर भी एक नज़र डालते हैं। हशाम बिन गफरे IT के तालिब इल्म हैं। मेडिकल इमरजेंसी के लिए एक इन्होंने हेल्प ऐप बनाई है, लेकिन क्या हुआ, हशाम मुल्क भर में घूमते रहे फिरते रहे कि कोई इनकी ऐप ले ले और कोई भी इमरजेंसी हो बस सिर्फ एक टच पर हेल्प आप हासिल कर सकते हैं। मगर क्या वफाकी हुकूमत और क्या सूबाई हुकूमतें कोई भी इनकी कदर कर रहा है, इस सब पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले लेट्स लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ द स्टोरी और हमारे साथ तथीर ज़हरा मौजूद हैं। तथीर को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तथीर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो, क्योंकि ये एक बड़ी ज़बरदस्त आपने रिसर्च की। ऑब्वियसली हम देखते हैं पूरी दुनिया में ये अर्थ को एक ये जोल्स आना, जिसको मामूल की बात तो नहीं कहना चाहिए, बट इट्स अ रियलिटी। तो इस रियलिटी से मुंह पूरी दुनिया नहीं छुपाती है, बल्कि किस तरह उससे फ़ाइट करना है उस पे काम करते हैं। जापान में वो कुछ नेचुरल तरीक़ों से जाते हैं, जहाँ पे वो बर्ड्स को अंडरग्राउंड रखते हैं। जब वो शोर मचाना शुरू करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ओके जी, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। और फिर एक आपकी मिसाल हमारे सामने है। मुझे प्लीज़ थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं, इस रिसर्च के बारे में बताएं। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। मैंने PhD स्कॉलरशिप विन किया था ऑस्ट्रेलिया से, तो फिर मैं 2014 में माइग्रेट किया, वहाँ पे PhD कंप्लीट किया। PhD में मेरा मेन टॉपिक था प्रोटेक्टिवनेस ऑफ वॉल्स थ्रू एनर्जी एब्जॉर्बिंग मटेरियल। सो ये मटेरियल जो यूज़ किया जा रहा है मेनली इन स्पोर्ट्स, जैसे शूज़ की आपने एग्जांपल दी, इसी के साथ साथ वो हेलमेट्स में यूज़ करते हैं। इसके अलावा डिफेंस में भी ये यूज़ होता है फॉर बॉडी आर्मर्स। इसी तरह बायोमेडिकल में भी इसकी एप्लीकेशंस हैं फॉर हार्ट कैथीटर्स के लिए या फिर स्पेशल बैंडेजेस बनाने के लिए। तो इंस्पायर होके मैंने इस पे काम किया कि अगर इसको सिविल इंजीनियरिंग में किसी तरीके से अप्लाई किया जा सकता है या नहीं। सो आई स्टार्टेड इन माय PhD और मैंने इसको अप्लाई किया थियोरेटिकली एज वेल एज़ प्रैक्टिकली कि अगर वॉलिंग स्ट्रक्चर्स को महफूज करना हो हाई फोर्सेस के लिए तो इसको किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। रिसेंटली आफ्टर PhD मैं वहीं पे मुझे लेक्चरशिप की पोजीशन ऑफ़र हुई, तो फिर मैं वहाँ पे लेक्चरर हूँ और अभी रिसेंटली सीनियर लेक्चरर की पोजीशन पे आई। और इसके बाद उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया कि आप इसको डेवलप करें। तो अभी मैंने स्मॉल स्केल पे ये ज्योमेट्रीज़ डेवलप की, इसको 3D प्रिंट किया, उसके बाद इसको टेस्ट किया। तो ये जो मेरा रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुआ और इससे इस मटेरियल से ये मैंने ऑब्ज़र्व किया आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग कि इसके अंदर हाई एनर्जी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज़ हैं। इसका मतलब ये है कि और ये काउंटर एक्टिव मटेरियल है, जैसे कि नॉर्मली वुड है या कंक्रीट है या स्टील है, उसको अगर फोर्स अप्लाई की जाए तो वो एक्सपेंड होता है अगर आप उसको कंप्रेस करें। इस मटेरियल की प्रॉपर्टी बिल्कुल ऑपोजिट है, अगर आप इसे कंप्रेस करेंगे तो ये चारों तरफ से कंप्रेस होगा। व्हाट मटेरियल इज दिस? इसका जो साइंटिफिक नेम है इट्स कॉल्ड ऑक्जेटिक मटेरियल। ओके। तो इसकी ये प्रॉपर्टी की वजह से इसको ऑक्जेटिक मटेरियल कहा जाता है, क्योंकि आम ज़बान में मैं क्या कहूँ इसको? आप इसका आम ज़बान में अभी कोई नाम नहीं, But let's say bioplastic. Bioplastic is one kind of material which is used to print it actually. Okay. It can be developed from any other material. For example, steel से भी इसको develop किया जा सकता है. Okay. और पॉलीमर से भी डिफरेंट जो प्लास्टिक और पॉलीमर्स हैं वो भी इसको डेवलप किया जा रहा है। फोम मैंने स्टार्ट फोम से किया था, फोम को कन्वर्ट किया था।
तो अब मैं 3D प्रिंटिंग और बायोप्लास्टिक इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, तो हम लोगों को फ्यूचर में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पे काम करें, स्पेशली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलप करती है बहुत ज़्यादा हाई पोल्यूशन, और सीमेंट प्रोडक्शन है या स्टील प्रोडक्शन है, ये सारे मटेरियल्स जो हैं वो एनवायरमेंटल हैज़र्ड डेवलप करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं तथीर, जैसे कि आम आदमी को समझाने के लिए, जैसे कि बहुत सारे जो लोग रनिंग करते हैं, तो शूज़ की हमने इसीलिए मिसाल दी कि उनको समझ में आ जाएगा कि आम जूते वो आप जब लेके भागते हैं तो आपके पैरों में वो लगता है, बट जिस तरह एयर मैक्स हो जाए, एयर सोल शूज़ हो जाएं, वो क्या करते हैं, वो जो फोर्स आती है उस फोर्स को आपके तलवों तक पहुंचने नहीं देते, बल्कि उस फोर्स को अपने मटेरियल में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये एक छोटी सी मिसाल थी। इस मिसाल को आपने मैग्नीफाई कर दिया टू द एक्सटेंट कि वो अब आप उससे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। और चलें, शूज़ की हद तक तो ठीक है, लेकिन क्या जो आपकी रिसर्च है वो जिसको कहते हैं कि एप्लीकेबल है उन बड़ी इमारतों के लिए कि उनको शॉक प्रूफ बना सके, या इस तरह की कोई चीज़, या फिर अगर कहीं ब्लास्ट हो रहा हो तो इस पे आपने एक्सपेरिमेंट किया है? कितने बड़े मैग्नीट्यूड तक अभी तक आप एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं? टू बी ऑनेस्ट इट्स इन अर्ली स्टेज। अभी मैंने स्मॉल स्केल पे हाई स्पीड लोडिंग के अंदर इसको टेस्ट किया, तो ऑब्वियसली जो मैंने ऑब्जर्व किया कार कोलिजन्स के लिए बिल्डिंग्स के ऊपर, तो 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से अगर कार हिट कर रही हो, सो इट कैन एब्जॉर्ब एनर्जी, और जो पीछे स्ट्रक्चर होगा उसको ये सेफ रखेगा। इन फ्यूचर मुझे ब्लास्ट लोडिंग के लिए इसको टेस्ट करना है, इसी तरह अर्थक्वेक लोडिंग के लिए इसे टेस्ट करना है, तो इट्स इन इनिशियल स्टेज, लेकिन जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, रिजल्ट्स हैं, वो बहुत एनकरेजिंग हैं, और फ्यूचर में मैं इसको फर्दर डेवलप करूँगी फॉर बिगर स्ट्रक्चर्स और उसकी प्रोटेक्शन के लिए। सो ये मटेरियल बेसिकली इट्स लाइक अ रीइंफोर्समेंट, जैसे हम कंक्रीट के अंदर स्टील प्रोवाइड करते हैं, तो उस स्टील को हम रिप्लेस कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर से, और इस स्ट्रक्चर के अंदर कैपेबिलिटी है कि ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, विच इज़ डेवलप थ्रू अर्थक्वेक या फिर कार कोलिजन्स या ब्लास्ट एनर्जी। तो फ्रॉम इनिशियल रिसर्च इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इट विल वर्क। और आपकी इनिशियल रिसर्च जो है उसने इतनी पजीराई हासिल कर ली है, जब इंशाल्लाह आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी तो उस पर भी आपसे बात करते हैं। मीनवाइल शाहिद रब्बानी लोधी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नया दिन के लिए वक्त निकालने के लिए। तो सबसे पहले तो मुझे यही बता दें, सारा पाकिस्तानी जानना चाहता है कि जी ये गोल्डन वीज़ा क्या होता है और कैसे मिलता है? जी बहुत शुक्रिया आपकी दावत देने का, थैंक यू सो मच। हेलो, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी आप ऑडिबल हैं, प्लीज बताइए। हेलो, यस जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक गोल्डन वीज़ा का जो एजाज़ मुझे दिया गया है वो अल्लाह का बहुत करम है। यहाँ पर एनईडी यूनिवर्सिटी से मैंने बैचलर्स किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद यहाँ MIT यूनिवर्सिटी यूएस की कोलैबोरेशन में खलीफा यूनिवर्सिटी के साथ रिसर्च करता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें लाइक डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस हवाले से काफ़ी काम किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन चंद पाकिस्तानियों में मुझे शुमार किया गया जिन्हें ये एजाज़ दिया गया। अल्लाह का बहुत शुक्र है इस हवाले से। अच्छा शाहिद भाई, ये बताएं कि कोई एक ख़ास इनोवेशन थी आपकी कि जिसकी बुनियाद पे आपको ये गोल्डन वीज़ा दिया गया है, या फिर देवर फ्यू डिफरेंट सेक्टर्स के जिनमें आप काम कर रहे थे उनको देखते हुए फिर आपको एजाज़ मिला? जी, ये एक्चुअली एकेडमिक बैकग्राउंड और जो रिसर्च में अचीवमेंट्स होती हैं उस हवाले से देखकर ये किया जाता है। एज यू कैन से कि यहाँ पर ये गोल्डन वीज़ा जो है वो उन टैलेंटेड लोगों को दिया जा रहा है जिन्होंने अपनी फील्ड में कोई ना कोई कारनामे अंजाम दिए हों। मिसाल के तौर पे वसीम अकरम हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं और दूसरी सेलिब्रिटीज़ हैं। तो टैलेंट रिसर्च के हवाले से मुझे जो ये दिया गया है वो मैंने ऑयल जो सबसरफेस ऑयल है उसकी फ्लो डायनामिक्स पे मैंने काम किया है, मैथमेटिकल मॉडलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और रिसेंटली मेरा जो एक प्रोजेक्ट है आई वर्कड ऑन दैट कि जो क्लाइमेट चेंज का जो प्रॉब्लम आ रहा है उसमें जो इमिशंस रिलीज होती हैं तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मैंने कुछ फ्यूल एडिटिव्स पर काम किया कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उन फ्यूल एडिटिव्स को डिस्कवर किया जा सके
जो कि क्लाइमेट चेंज में मुआविन साबित हो सकें। इट्स अ चैलेंजिंग टास्क। तो ये एक चीज़ है, और आई मीन इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन प्रोजेक्ट दैट आई हैव बीन इन्वॉल्वड इन, जिसकी वजह से मुझे दिया गया, बट ये उन तमाम लोगों को दिया जा रहा है जो कि जिन्होंने एकेडमिक बैकग्राउंड और अचीवमेंट के लिहाज से कोई ना कोई कारनामा सर अंजाम दिया हो। एब्सोल्युटली ज़बरदस्त। शायद भाई हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा क्योंकि तथीर भी हमारे साथ हैं। नाउ द इशू इज़ कि छोटी सी कहानी है और वो लेट 80s की है कि जब जिस तरह आप लोग ब्रिलियंट माइंड्स मेरे साथ बैठे हैं, एक और ब्रिलियंट माइंड थी, शी वाज अ डॉक्टर इन एग्रीकल्चर, और वो रिसर्च कर रही थी उन बीजों पे कि जो सेम और थोर ज़्यादा इलाकों में बोए जाएंगे और उन इलाकों में भी वो बीज जो है वो हाई ईल्ड प्रोडक्टिविटी देंगे। लेकिन फिर उनके साथ हुआ क्या, जो ये जानना चाहते हैं वो ज़रूर इस पर रिसर्च करेंगे, मैं बताऊंगा, तो शायद हमारे सेगमेंट की जो ब्यूटी है वो थोड़ी बिगड़ जाए। मैम तथीर, ये मुझे आप बताएं कि जी आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, आप बाहर गए, दिस एंड ऑल दैट। नाउ हमारे पास ऐसी कई मिसालें हैं कि हमारे इस मुल्क में रहते हुए हम ये समझते हैं कि शायद ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारे पास इनोवेशन वाले लड़के लड़कियां नहीं हैं, हमारे पास ज़रखेज़ जहन नहीं है। डू यू अग्री टू दैट? और अगर यही चीज़ अगर आप पाकिस्तान में करना चाहती विद इन दीज एजुकेशन फैसिलिटीज़, विद इन दीज यू नो हैम्परिंग्स जितनी होती हैं हमारे पास, जितने हर्डल्स आते हैं, क्या आप ये कर पाती? अगर ऑनेस्टली कहूँ तो शायद मुमकिन नहीं होता। फर्स्ट फैक्टर जो यहाँ पे हर्डल है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा कल्चर को डेवलप करने की ज़रूरत है, स्पेशली रिसर्च कल्चर। वहाँ पे मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि वो एकेडमिक्स के लिए दिस इज़ मैंडेटरी कि उनको रिसर्च करना है, और इनोवेटिव आइडियाज़ अगर वो लेके आते हैं तो उनको यूनिवर्सिटी, मतलब गवर्नमेंट लेवल की मैं बात नहीं कर रही, यहाँ पे हम गवर्नमेंट को बहुत ब्लेम करते हैं, ऐसा है, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे भी सपोर्ट होती है। मतलब मुझे एज एन अर्ली करियर रिसर्चर, क्योंकि मैंने पीएचडी किया तो उसके बाद मैं वहाँ नहीं थी, तो उन्होंने मुझे थोड़ी सी फंडिंग दी और सपोर्ट किया कि ओके यू डेवलप योर आइडिया, आप उसको टेस्ट करें। वहाँ पे लैब फैसिलिटीज़ यहाँ से कुछ ज़्यादा नहीं है, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया। ठीक है, यहाँ मैंने एनईडी यूनिवर्सिटी से बैचलर्स और मास्टर्स किया है, और एनईडी यूनिवर्सिटी में हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है। बिल्कुल। और आई थिंक एनईडी यूनिवर्सिटी इज़ वर्किंग टुवर्ड्स मैनी कंटेम्प्रेरी इश्यूज, स्पेशली जैसे अर्थक्वेक रेजिस्टेंस असेसमेंट के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान के बहुत सारे एरियाज़ अर्थक्वेक प्रोन हैं, फॉल्ट लाइंस पे जी, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है एनईडी में, और इस वक्त भी हो रही है। लेकिन जैसे मटीरियल इनोवेशंस हैं या यहाँ पे लैब अब इन्होंने डेवलप किए, सो होपफुली इन फ्यूचर, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहूँगी कि थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है एकेडमिक्स को, कि आप उनको सपोर्ट करें और उनको थोड़ी बहुत फंडिंग प्रोवाइड करें। सेकेंडली, एक जो फुकदान है यहाँ पे इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन का फुकदान है। ठीक है, जो वहाँ पे ये है कि R&D कल्चर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कल्चर है, तो इंडस्ट्रीज़ अप्रोच करती हैं यूनिवर्सिटीज़ को, एकेडमिक्स को अप्रोच करती हैं कि हमें ये प्रोडक्ट इस तरह डेवलप करना है, तो आप हमें रिसर्च करके बताएं वेदर इट इज़ पॉसिबल और नॉट। अच्छा, मेरी जो रिसर्च है ये तो अभी इंडस्ट्रियल लेवल पे नहीं पहुंची, अब मैं इंडस्ट्रियल जो फंडिंग बॉडीज़ हैं उनको मैं अप्रोच कर रही हूँ कि मैंने इनिशियली यहाँ तक काम किया है, तो आप अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो आई विल डेवलप इट फर्दर ऑन लार्जर स्केल। तो यहाँ पे भी अगर इंडस्ट्रीज़ अप्रोच करें, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के पास फंडिंग है, इफ़ दे सपोर्ट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स कि आप हमें इस डेवलपमेंट में और इनोवेशन में हेल्प करें, तो इट विल कम। ये चीज़ हो सकती है। और टैलेंट की कमी नहीं है यहाँ ऑब्वियसली। अच्छा शाहिद भाई, जैसे कि मैम तथीर ने भी यही कहा कि जी एक फैक्टर जो सबसे ज़्यादा आता है वो इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन का है। प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, बट हमारी यूनिवर्सिटीज़ में इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन सिर्फ फाइनल ईयर के जॉब फेयर्स तक महदूद है। प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। जी जी, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। जो इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन है वो रिसर्च का एक मेन पार्ट है। बेसिकली वी आर ए कंज्यूमर मार्केट। हमारे यहाँ मुल्क में जो दुनिया भर में चीज़ें ईजाद हो जाती हैं, रिसर्च होती है जिन चीज़ों पर, हमारे यहाँ वो प्रोडक्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट की सूरत में मौजूद होती है और हम उसे यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ उसको तहकीक करने का, उस प्रोडक्ट को बनाने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। और दुनिया भर में ये जो मैकेनिज्म और ये जो पूरा सिस्टम जिसे लीड करती हैं वो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। एंड एज यू नो कि यूनिवर्सिटीज़ के पास इतने ज़्यादा फंड्स नहीं हुआ करते
कि वो अपने तौर पर इस तमाम रिसर्च को ले सकें। तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जैसे MIT, स्टैनफोर्ड, ये कंपनीज, ये यूनिवर्सिटीज़ बड़ी इंडस्ट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट करती हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, I mean Apple, Microsoft, all these companies collaborate with big universities. तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये रिवाज नहीं है, ये ट्रेडिशन नहीं है। as you rightly said कि सिर्फ हमारे यहाँ, अगर मैं जिन यूनिवर्सिटीज से मैंने पढ़ा है, यूनिवर्सिटीज की बात करें तो वो फाइनल ईयर में एक इंडस्ट्रीज के साथ एक थोड़ा सा रिलेशन कायम होता है, उसके अलावा कोई खास नहीं। और उसकी बेसिक वजह जैसे जिक्र किया गया, उसकी बेसिक वजह यही है कि हमारे यहाँ एप्लीकेशंस पे काम होता है। हमारे यहाँ क्यों और कैसे वाले सवालों के जवाब पर यूनिवर्सिटीज़ में इतना ज़्यादा काम नहीं होता जितना कि तरक्की याफ्ता ममालिक में इन चीज़ों पर जोर दिया जाता है। चलें ठीक है, अब क्योंकि आप दोनों का ताल्लुक़ NAD से है तो हमने बीच में सोचा क्यों ना हम जो VC हैं NAD इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के, सरोज हशमत लोधी साहब, उनसे भी हम बात करें। तो सरोज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरोज साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नया से बात करने के लिए। सबसे पहले तो ऑब्वियसली हर साल इस तरह के बड़े ब्रिलियंट माइंड्स जो हैं वो ग्रेजुएट होते हैं, और ऐसे ही 2 माइंड्स हमारे साथ मौजूद हैं। तथीर हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा शाहिद भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों ने अपनी अपनी फील्ड्स में बड़ा ज़बरदस्त एक्सेल किया है, और इसके लिए तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सरोज साहब आप मुझे सुन सकते हैं? सरोज साहब से भी बात करेंगे, बिकॉज एक चीज़ जो हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं वो ये कि हमें इन चीज़ों को प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए और लोगों को दिखाना चाहिए कि जहाँ पे इतनी नेगेटिव चीज़ें आप सुबह सुबह देखते हैं, वहीं पे बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हो रही हैं जो इस मुल्क को बहुत ज़्यादा जो है वो हाईलाइट कर रही हैं, प्रमोट कर रही हैं, और इसके लिए इनकी पजीराई भी बहुत ज़्यादा अहम है। लेकिन वहीं पे ये चीज़ भी देखने के लायक है कि हमारी ये जो एबिलिटीज़ हैं, हमारे जो ज़रख़े ज़हन हैं, हमारे जो अज़हान हैं, जो सोच और फ़िक्र रखते हैं, और जो सिर्फ़ वो सोच और फ़िक्र नहीं रखते जो इन्हें किताबों में पढ़ाया रटाया जाता है, बल्कि वो अपनी इन खुदादात सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए इनोवेशन में अपने आप को आगे लेके आ रहे हैं, दुनिया को तब्दील कर रहे हैं। ये जो आप फुटेज देख रहे हैं, ये सिर्फ मैटर को तब्दील नहीं किया जा रहा, ये मादे की तब्दीली नहीं है, ये उस सोच की, ये उस फ़िक्र की तब्दीली है जिसको हम मुस्लिम रेनेसां हमसे जिसका वादा किया गया था, ये वो चीज़ है। तो उनसे भी बात करेंगे ना। आखिर में तथीर, यकीनन ये बड़ा ज़बरदस्त आपका इक़दाम है। रिस्पॉन्स मैं चाहूँगा अब आप मुझे बताएं कि वहाँ की गवर्नमेंट का और वहाँ के दीगर इदारों का कैसा रिस्पॉन्स रहा आपका? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी ने प्रमोट किया इस मेरी रिसर्च को, उन्होंने मीडिया पे लेके आए, अपने सोशल मीडिया पे भी, और जो उनका QUT का प्लेटफॉर्म है न्यूज़ का, उस पे, और उसको रिसर्च को फिर वो इतना अट्रैक्ट हुआ कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने उनसे फुटेज मांगी, और उन्होंने कहा कि आप थोड़ा बहुत और हमें डिटेल्स दें। तो उन्होंने दोबारा से इस तरह से शूट किया, मुझसे इंटरव्यू किया कि आप किस तरीके से कर रही हैं। तो बहुत ज़्यादा पजीराई मिली, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़बरदस्त। और शायद भाई, क्योंकि आप एक ऐसे मुल्क में हैं जहाँ पे उनकी अपनी इतनी आबादी नहीं जितनी एक्सपेट्रियाट्स हैं, तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं हमारे पड़ोसी मुल्क से बहुत ज़्यादा आ रही हैं। पाकिस्तानियों को किस निगाह से देखते हैं वहाँ के लोकल लोग, और आप क्या समझते हैं कि हमें मज़ीद कहाँ काम करना चाहिए कि जहाँ पे हम भी एक दिन ये कह सकें कि जी फ़ला कंपनी का CEO जो है वो पाकिस्तानी है, फ़ला कॉरपोरेशन का जो चेयरमैन है वो पाकिस्तानी है? बताइए जी। कंपटीशन तो देखें हर जगह पर मिलेगा आपको, चाहे आप अमेरिकाज में चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जिस जानिब भी आप जाएं, कंपटीशन आपको हर जगह ही मिलेगा। सो यहाँ पर भी जैसे आपने यहाँ अमारात की बात की, यहाँ पर भी बहुत सारे पड़ोसी ममालिक से भी लोग मौजूद हैं, दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं। तो इन तमाम लोगों के होते हुए आप ये पाकिस्तानियों के लिए वाकई एक चैलेंज रहता है, या किसी भी नेशनलिटी के लिए, कि इतनी तमाम सारी नेशनलिटीज़ के साथ होते हुए आप किस तरीके से अपना लोहा मनवाते हैं और बतौर पाकिस्तानी अपना ब्रांड इस्टेब्लिश करते हैं।
तो बड़ा मुश्किल रहता है। बट आई थिंक कि पाकिस्तानियों को अपने आप को एक ब्रांड की हैसियत से सामने लाना चाहिए, जो कि कुछ लोग कर भी रहे हैं और बहुत बहुत सक्सेसफुल भी हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि हम यहाँ पर जिस तरीके से कहते हैं कि इंडियन खाने, हालांकि अंदर जाएं तो पाकिस्तानी खाने होते हैं, बट हमें पाकिस्तानी के तौर पे अपना एक ब्रांड इस्टेब्लिश करना चाहिए, जहाँ पर पाकिस्तानियों की बड़ी पजीराई की जाती है, रिसर्च में है, बड़े बड़े ओहदों पर यहाँ मौजूद हैं। बट कुछ अंदर से कुछ लोगों को मैंने अब देखा कि वो अपने आप को पाकिस्तानी कहलाने से बाज औकात उतना ज्यादा प्राउड फील नहीं करते। लेकिन ये जरूर होनी चाहिए। मैं इस चीज का कायल हूँ कि हमें बतौर पाकिस्तानी अपना ब्रांड इस्टेब्लिश करना चाहिए, चाहे वो तहकीक का शोबा हो या कोई इंडस्ट्री का कोई दूसरा शोबा हो। और इसी पे गुफ्तगू का हम इख्तिताम करेंगे, ब्रांड पाकिस्तानी होना चाहिए। थैंक यू सो मच शाहिद रब्बानी और थैंक यू सो मच ततीर ज़हरा, आप तशरीफ़ लाएँ। तो पैगाम यही है कि पाकिस्तानियों में टैलेंट की, सोच की, इनोवेशन की कोई कमी नहीं है। कमी है तो शायद इनिशिएटिव की, जो कि लेना किसने है वो सबको ही पता है। हमें लेनी है एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, मज़ीद बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक इस खबर के साथ कि नए साल की खुशी है तो सबको मनाने दें। हम भी ये कह ही रहे हैं और ऐसा मजीद कह दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए साल पर आतिशबाजी शो रोकने की दरख्वास्त आई तो अदालत ने इसको मुस्तरद कर दिया। मजीद क्या रिमार्क्स आए, सोहेल रशीद से बात करेंगे। जी सोहेल। लेकिन डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने आज रात फायर वर्क का एनओसी जारी किया था, जिसके खिलाफ एक शहर में दरख्वास्त जारी की थी, उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। चीफ जस्टिस सदर मिंदला ने ये रिमार्क्स किए हैं कि सारी दुनिया में होता है, ये सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा, आवाम को इंजॉय करने दें। ये तो अभी सऊदीया में भी हो चुका है, जबकि जो दरख्वास्तकार के वकील थे उनका ये कहना था कि आज रात को जो जीटी रोड के साथ एक मॉल है वहाँ पर फायर वर्क की इजाजत दी गई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल होंगे। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देकर अब खारिज कर दिया है। सोहेल रशीद, बहुत शुक्रिया आपका। तो आज साल 2021 का आखिरी दिन है। कोरोना की तबाहकारियाँ, तमाम तर माशी मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तानी कौम ने हर तरह के हालात का सामना किया। सिर्फ सामना नहीं किया, मुकाबला भी किया, झेल गए, बर्दाश्त कर गए। अब 2021 को अलविदा कहना है। साल का आखिरी दिन है तो फिर कुछ ख़ास इसको बनाएं। पूरा साल अपने कामों को टालने वालों के लिए बहुत एहतमाम का दिन है, बहुत काम का दिन है। जो काम साल भर करने से रह गया उसे अंजाम देने का दिन है। अगले बरस में कदम रखकर पिछले साल पर मलामत से बचने का दिन है। रूठा हो कोई तो भाई मना लें, कोई रिश्ता टूटा हो तो उसको जोड़ लें। ज़िंदगी में जो तल्ख हुआ उसे भूल कर अच्छे को याद रखकर नए साल का आगाज़ करें। सोचें, गौर करें 2022 में ऐसा क्या करें कि गलती का अजाला हो जाए। जो तकरीबी ख्याल रखते हैं वो तामीरी सफ़र पर चल पड़ें। इंसान की कदर करे, बेहतर माशरे की तश्कील हो, तरक्की के सफ़र का आगाज़ हो। तो इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब। कासिम साहब, वेलकम टू नया दिन। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसे कहा जाता है ना कि मोटिवेशन इज़ लाइक टेकिंग अ बाथ, यू हैव टू हैव इट डेली। बात इसी से हम शुरू करते हैं। आज साल का आखिरी दिन है। पूरा साल हमारा जो है 2020 से शुरू करें और 2021 तक भी आए तो एक तो सबसे ज़्यादा कोरोना, लेकिन इस तमाम तर मामले में मनफी पहलुओं पे बात करते करते क्यों ना आज का दिन हम ज़रा मुस्बत पहलू भी उजागर करें। क्यों ना हम पाकिस्तानी कौम की रेजिलियंस को सलाम पेश करें कि एक वक्त में जहाँ पे पूरी दुनिया जो है, ख़ास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज़ और वेस्टर्न कंट्रीज़ जो बिल्कुल सैबोटाज हो रहे थे, डिमोलिश हो रहे थे, उनकी इकोनॉमीज़ ख़त्म हो रही थी, पाकिस्तानी कौम ने बड़ी रेजिलियंस का मुजाहरा किया और सेहत से ले के अपनी मईशत तक सब कुछ संभाल गए। हेलो कासिम साहब, आपको आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, मुझे तो आ रही है। आपको आ रही है हमारी आवाज़? जी जी, मुझे आवाज़ आ रही है जी। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस साल के हवाले से ये जो असल में मुझे आवाज़ की ना अपनी इको बहुत ज़्यादा आ रही है। अब शोर इतना ज़्यादा मुझे अपनी आवाज़ का आ रहा है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मैं बोल रहा हूँ, मुझे ही बार बार 3-3 बार सुनाई दे रही है। हेलो। अच्छा, हम कासिम साहब इसको ठीक करेंगे, आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। जी बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि ये सारा जो साल था या इससे पिछला साल था जो पूरी दुनिया के लिए पहले से बहुत हट के था,
जिसमें कोविड का एक बड़ा चैलेंज सारी दुनिया ने देखा और सारी दुनिया बंद हुई खुल गई, बंद हुई खुल गई, ये सारा चलता रहा। कितने प्यारे ऐसे थे जिनके नंबर आपके सेलफोन में अभी भी सेव हैं लेकिन वो दुनिया में नहीं रहे। कितने ऐसे हैं जो फ्रेंड लिस्ट में फेसबुक पे शामिल हैं लेकिन दुनिया में नहीं रहे। आपको ज़िंदगी की अहमियत का एहसास हुआ, आपको बड़ा कुछ गवा के पता लगा कि ज़िंदगी कितनी कीमती है और अपने कितने प्यारे होते हैं, ये कितने कीमती होते हैं, इनको कितना साथ लेके चलना चाहिए। आपको एक छोटी सी पूरी दुनिया की छोटी सी ब्रेक मिल गई, सबको एक मिड करियर ब्रेक मिल गया कि हमें सबको रुक के सोचना चाहिए कि नफ़ा नुकसान का तस्वुर क्या है, घाटा क्या है, नुकसान क्या है, किस चीज़ को हम प्रॉफिट समझते रहे वो कितना बड़ा लॉस था और जिसको हम लॉस समझते रहे वो तो बहुत बड़ा प्रॉफिट था। इस साल को भी अगर हम रिफ्लेक्ट करके देखें तो हमें पता लगेगा कि कौन सा फ़ैसला मैंने इस साल किया, क्या ठीक था, क्या गलत था, क्या अच्छा था, क्या नहीं करना चाहिए था, किस काम में मुझे हाथ नहीं डालना चाहिए था, किससे मुझे अवॉइड करना चाहिए था, क्या कर लेना चाहिए था। ये रिफ्लेक्ट करके अगर इस साल के इख्तिताम पे आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर लें, अपनी तरजीहात सेट कर लें और अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करने के बाद नए साल का आगाज़ करें तो फिर बड़ा आसान हो जाएगा। इंसान के पास 3 ही चीज़ें होती हैं और इन 3 अहम चीज़ों को समझाने के लिए एक पुरानी यूनान की कहानी मैंने किसी किताब में पढ़ी कि एक शख्स मरने लगा, डेथ बेड पे था, तो आखिरी लम्हे में उसके सामने एक शख्स आया, दूसरा आया, तीसरा आया, तीनों के चेहरे पे गज़ब का गुस्सा था और तीनों चीख चीख के कहने लगे कि तुम हमारे मुजरिम हो। उसने एकदम से मरते मरते कहा तुम कौन हो? तो पहले शख्स ने कहा मैं वक्त हूँ जो तुम्हें मिला, तुमने मुझे ज़ाया किया। दूसरे शख्स ने कहा मैं वो एनर्जी हूँ जो पूरी ज़िंदगी में तुम्हें मिली, तुमने ज़ाया किया। तीसरे ने कहा मैं वो रिसोर्सेज हूँ जो पूरी ज़िंदगी में तुम्हें मिले और तुमने ज़ाया किया। अगर हम ये 3 चीज़ों को, अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को, अपने रिसोर्सेज को नए साल से सही इस्तेमाल करना शुरू करें, इसका इस्तेमाल ठीक कर लें, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करके हम देखें ऐसा मुमकिन है हमारे बूढ़ों को, बुज़ुर्गों को हमारी बड़ी ज़रूरत हो और हम इग्नोर कर रहे हो। ऐसा मुमकिन है हमारे बच्चों को बड़ी ज़रूरत हो, हम एक अरसे से उनके साथ मिल बैठ के हमने बात नहीं की, उनको सुना नहीं, उनको सुनाया नहीं, उनको समझा नहीं। क्या पता हमारा रिश्ता ख़राब हो रहा हो, उसको बेहतर करने की ज़रूरत हो। क्या पता हमारी हेल्थ वो ख़राब हो और हमें रेगुलर वॉक करने की ज़रूरत हो। क्या पता हमारा जो जॉब है वहाँ पर हम कई ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस करें और हमारी जॉब ख़राब हो रही हो, हमें अपने एक प्रोफेशनल रिलेशन को और प्रोफेशनलिज्म को बढ़ाने की ज़रूरत हो। क्या पता कुछ स्किल्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत हो। तो मेरा ख्याल है कि इस साल को देखते हुए, रिफ्लेक्ट करते हुए, हमें प्रायोरिटी सेट करके अपनी 3 कीमती चीज़ें, टाइम, रिसोर्सेज और एनर्जीज़ को नए साल में बेहतर अंदाज से इस्तेमाल करना चाहिए। कासिम साहब, यकीनन जिसको कहते हैं ना कि हर एवरी कॉइन हैज़ 2 साइड्स। अच्छा, बतौर पाकिस्तानी क्या समझते हैं कि हम सिक्के का कौन सा रुख देखने वाली कौम है? क्योंकि आप बाहर ममालिक में देखें, चीज़ें उनको मुहैया भी हैं, रिसोर्सेज भी इनके पास बहुत हैं। चलिए एक लेमैन के तौर पे अगर बात करें तो एक यूरोप में एक शख्स सुबह उठ रहा है, वो सुबह उठ के खिड़की खोल रहा है, पोल्यूशन उसको इतनी नहीं मिल रही है, वो सड़कों पे आमदोरफ्त उसकी अच्छी है, वो आराम से दफ्तर जा रहा है, दफ्तर से वापस आ रहा है तो उसको सास बहू के झगड़े बर्दाश्त नहीं करने पड़ रहे। और फिर जब वो सो रहा है तो अब वो ये प्लान करके सोता है कि यार मैं अपना वीकेंड सैटरडे संडे कैसे गुजारूंगा, बनिस्बत हमारे माशरे के जहाँ पे हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमारे साथ मसला ये आता है कि मैं तो ये सोच के उठता हूँ कि यार मैं आज कौन सी वो सड़क लूँ जहाँ पे इतना रश ना मिले, फिर कौन सी ऐसी सड़क पे अपनी गाड़ी डालूँ जहाँ पे इतने गड्ढे और गड्ढे ना हो। उसके बाद जब मैं दफ्तर पहुँचूँगा तो जनाब आली अपने प्रोफेशनल मसले मसाइल होते हैं, और फिर जब मैं शाम को वापस जा रहा हूँ तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यार आज न जाने पता नहीं क्या जाके सुनने को मिले, क्या मज़ीद वो छोटी छोटी बातों का राई का पहाड़ बना हुआ हो। और इस सब में होते होते सैटरडे बीत जाता है, संडे को दही धनिया पुदीना ला के शाम हो जाती है और फिर मंडे से दोबारा हम अपने कामों पे आ जाते हैं। तो हम ऐसे में सिक्के का वो वाला रुख कैसे देखने को अपने आप को एनेबल करें जिसको हम पॉजिटिव साइड कहते हैं? देखिए, इंसान की आदतें हैं और असल में इंसान की आदतें नहीं, उसके माइंड की आदतें हैं। ये माइंड जो है ये एक रिस्पॉन्स करने वाला एक ऐसा अल्लाह ने हमें गिफ्ट दिया है। और ये आदतें जो हैं ये एक दिन में नहीं बनी होती। कुछ लोगों ने भाई PhD की होती है नेगेटिव थिंकिंग में, वो तस्वीर का हमेशा मनफी रुख ही देखते हैं।
उनकी एक्सपर्टी होती है, वो काबिल इतने होते हैं, उन्होंने सिर्फ देखना ही मनफी रुख होता है। तो हमें अपने माइंड को, अपने आप को, खुद को, अपने पैराडाइम्स को शिफ्ट करना चाहिए, एक नए माइंडसेट की तरफ जाना चाहिए और ज़िंदगी के मुस्बत रुख देखने चाहिए। इसका सिर्फ जो सबसे बेहतरीन तरीका अभी तक मुझे मिला, ढूंढा मैंने, वो शुक्रगुजारी है। अगर आप नेमतों को गिनना शुरू करें, अगर आप अपनी ज़िंदगी में क्या अच्छा है, क्या मुनफरिद है, क्या गैर मामूली है, क्या आपका हक नहीं है लेकिन आपको मिला है, क्या अल्लाह ने अनायतें की हैं, क्या अल्लाह ने फ़ज़ल की हैं, क्या करम की हैं, क्या रब ने औलाद दे दी है, सेहत दे दी है, तंदुरुस्ती दे दी है, आपकी जान में जान है, आपको अल्लाह ने रिज़्क़ हलाल दिया हुआ है, ज़रा शुक्र अदा करें, काउंट करें ब्लेसिंग्स को। तो जब आप शुक्र अदा करते हैं, ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर आपकी ज़िंदगी में आप इत्मीनान बढ़ता है, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी बढ़ती है, आपकी ज़िंदगी में शुक्र जो है वो एक मुस्बत रुख को लेकर आता है। तो जितना ज़्यादा आप शुक्रगुजार हैं उतना ज़्यादा खुश हैं, उतना ज़्यादा मुतमईन हैं। जितने आप नाशुक्रे हैं, ये जो गिला शिकवा करने की आदत है पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ कोविड से ज़्यादा तो ये वबा फैली हुई है। हर कोई गिला शिकवा कर रहा है, हर कोई नाखुश है, हर कोई राज़ी नहीं है, हर कोई कहीं ना कहीं बुरा कह रहा है, हर कोई ये सोच रहा है ये अच्छा नहीं है। तो जब ये एक गिला शिकवा करना वबा बन जाए और ये एक से दूसरे को लगता रहे, आप किसी के साथ वक्त गुजारिए, आपको उससे सिर्फ मनफी बातें मिलेंगी। तो कोई तो रोके किसी को कि यार बस कर दो, ज़िंदगी अच्छी भी है। मैं अक्सर ये कहता हूँ जिस काम को आप छोड़ नहीं सकते उसका गिला कैसा, जिस काम को करना ही करना है उसे खुशी से कर लिया जाए। हम जॉब्स कर रहे हैं, तनख्वाह मिल रही है, हम बॉस का गिला कर रहे हैं, हम सिस्टम का गिला कर रहे हैं, हम सीनियर का गिला कर रहे हैं, हम कोलीग्स का गिला कर रहे हैं। काश कि हम खुश होकर काम करना शुरू करें। बिल्कुल। अच्छा काजिम साहब, क्योंकि आप भी हज़ारों लाखों जो अज़हान हैं उनको ज़रखेज़ करने के लिए उनको मोटिवेट करते हैं, तो और यकीनन इस चीज़ में जो छोटी छोटी ज़िंदगी से मुंसलिक कहानियाँ हैं उनका बड़ा अहम किरदार होता है। छोटी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा जिससे मैंने सीखा। वो ये कि मेरे वालिद साहब जब अपनी रिटायरमेंट के करीब आए, ज़िंदगी भर उन्होंने मेहनत की और जब वो रिटायरमेंट के करीब आए उन्होंने आने वाले सालों की प्लानिंग की हुई थी कि यार मैंने ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। वन फाइन डे ही वॉज डायग्नोस्ड कैंसर एंड आफ्टर 3 to 4 months वो इस दुनिया में नहीं रहे। इससे मैंने सबक ये सीखा कि क्यों ना हम बजाय 6 साल 8 साल, बिल्कुल वो प्लानिंग होनी चाहिए, क्यों ना हम आज के इस लम्हे को एंजॉय करें। क्योंकि मेरे वालिद ने अपनी 35 साल की बैंक सर्विस में ईयरली लीव्स नहीं ली थी। किस लिए? सिर्फ अपने बच्चों के लिए या सिर्फ आगे आने वाली उन खुशियों के लिए कि जो उन्होंने प्लान की हुई थी। लेकिन कासिम साहब ये ज़रूर उन लोगों को बताइएगा कि आप अपनी प्लानिंग उतनी दूर लेके ना जाएं कि ज़िंदगी की जो रेत है वो हल्की हल्की आपके हथेलियों से फिसलती जाए, या फिर आपकी, मैं अक्सर अपने लोगों को बताता हूँ कि यार छुट्टी मिले निकल जाओ घूमने फिरने, ये हड्डियाँ ढीली हो जाएं 40 साल बाद, तो फिर पहाड़ पे क्या चढ़ना, फिर तो रेत पे चलने के काबिल नहीं रहा बंदा। गुजारिश ये है कि हमारे पास है ही आज का वक्त। अगर गौर करें, दुनिया की सबसे बड़ी रियलिटी वो आज है, ना कल जो गुजर गया, ना वो कल जो आना है। वो अंदेशे हैं, खदशे हैं, अभी आया नहीं है, आज है। आज में जीने की आदत, इस पे देखिए ना, आज सारी जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो माइंडफुलनेस की ट्रेनिंग देने लग पड़ी है। वो कह रहे हैं हम जहनी तौर पे मौजूद कितने हैं, खाना खाते हुए उस खाने को कितना एंजॉय कर रहे हैं। किसी की कंपनी में बैठे हुए उसने हाथ पकड़ा हुआ है आपके बच्चे ने, आपके किसी कुलीग ने, तो आप कितना महसूस कर रहे हैं, कितना मोहब्बत भरा रिश्ता है। आप मौसम की तब्दीली को कैसा देख रहे हैं, आप खिड़की से पर्दा हटाइए, आसमान का नीलापन देखिए, आप साहिल पे जाइए और उस ठंडी रेत पे पाँव रख के उस ठंड को पाँव से महसूस करते हुए वो जो पानी की लहरें आ रही हैं उनको ज़रा महसूस कीजिए। कभी नंगे पाँव के साथ गीले घास पे चल के तो देखिए। कभी आप एक गर्म प्याली चाय की और 2 पकोड़े लेके टेरेस में बैठ के परिंदों को उड़ता देख के 2 सिप लेके अल्हम्दुलिल्लाह कह के तो देखिए। आप प्रेजेंट मोमेंट में आके देखिए, आपको पता लगेगा लम्हा मौजूद अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। आपको पता लगेगा ये लम्हा मौजूद अल्लाह की बहुत बड़ी अनायत है। तो जो भी लम्हा मौजूद में जीता है असल में जी वही रहा है। हम सब मरने की तैयारी करते हैं, लेकिन जिंदा रहने की और भरपूर जिंदगी जीने की तैयारी कोई नहीं होती। हम में से हर कोई रिटायरमेंट का प्लान सोचता है, लेकिन वो जिंदगी जो वो जी रहा है, जिसमें एनर्जी, वसाइल, टाइम सब कुछ अल्लाह ने दिया हुआ है, इसको बेहतरीन इस्तेमाल करना नहीं सीखता। एक बड़ी मज़े की फ़िलासफ़ी मुझे किसी किताब में मैंने पढ़ी, मुझे अच्छी लगी कि आपके पास ज़िंदगी के पहले 20 साल एनर्जी की इंतहा होती है,
आपके पास एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि आप बसों की छतों पर बैठ के सफ़र कर लेते हैं, ठंडे पानी से नहा लेते हैं, बर्फ़ वाले इलाकों में जाके बर्फ़ के गोलों के साथ खेलते हैं। एनर्जी की इंतहा आपके पास होती है। आपके पास टाइम बड़ा होता है। मैट्रिक के एग्ज़ाम्स देने के बाद रिजल्ट के इंतज़ार में 3 माह लगते हैं, पहाड़ हैं, लेकिन आपके पास पैसा नहीं होता। अगले 20 साल ज़िंदगी के 40 साल जब होते हैं, यानी 20 से लेकर 40 तक आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है, आपके पास एनर्जी होती है, आपके पास वक्त नहीं होता अपनों के लिए, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म की रेस में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप भागते दौड़ते सब कुछ करते करते आगे बढ़ते रहते हैं। और अगले 20 साल वो बड़े अजीब होते हैं। उसमें आपके पास पैसा होता है, उसमें आपके पास वक्त होता है, उसमें आपके पास एनर्जी नहीं होती। तो इस किताब का कंक्लूजन ये था कि दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान वो है जो एक वक्त में समझ गया है जो आज है, थोड़ा सा है बेशक जेब में, और ये जो एनर्जी है, ये जो सेहत है, ये जो वक्त है, इसको आज भरपूर इस्तेमाल किया जाए। आप जैसे रंग भरने होते हैं कैनवस पे, किसी पेंटर ने पेंट करना होता है, आज अपने आज में रंग भरिए, आज के दिन में रंग भरिए। आज का दिन अल्लाह का इनाम है, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट गिफ्ट भी होता है। ये आज का लम्हा बहुत बड़ा तोहफा है, इसे एंजॉय कीजिए। बहुत शुक्रिया कासिम अली शाह साहब। और इसी पैगाम के साथ मैं अख्ताम करेंगे कि ये आज का लम्हा है, इसे एंजॉय कीजिए। अब ये लम्हा खुशी का भी हो सकता है, ये लम्हा गमी का भी हो सकता है। और जब बात होती है दिसंबर की, यानी कि सर्द शामों और ठिठुरती रातों का जिक्र होता है, तो वो है दिसंबर। और वैसे बहुत सारे आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं उन दिसंबरी लोगों को, और बहुत से लोग शायरी कर रहे होते हैं, ये बहुत से गम दिसंबर में दिसंबर के नहीं होते, उसे भी जून का गम था मगर रोया दिसंबर में। बताएं, अपनी यादों के आंचल समेट कर हमसे बिछड़ने की तैयारी कर रहा है। इसके सर्द लम्हे किसी को गुनगुनाने पे मजबूर कर देते हैं, तो किसी का मिजाज शायराना कर देते हैं। दिसंबर का आखिर इन सब जज्बात से ताल्लुक़ क्या रखता है, जानते हैं। किसी को हिज्र खा गया तो किसी को फिराक ने आ लिया, और किसी को उदास लम्हों ने घेरा है। तेरी याद सतांदे, तेरी याद सतांदे। अरे दिसंबर अक्सर दिल वालों का यही हाल कर जाता है। तुझको कैसे कहूँ अलविदा है दिसंबर, कि वो वादा कर गया था लौट आएगा इस बरस। वो हजरात जिनका शेरो शायरी से कोई ताल्लुक नहीं, वो भी दिसंबर के मौसमी शायर बन जाते हैं। जिंदगी से बस यही गिला है मुझे कि तू बहुत देर से मिला है मुझे। जी, दिसंबर जो है वो वाकई में एक रोमांटिक मंथ है, तो इसकी रातें भी लंबी होती हैं और वाकई में दिल करता है कि बंदा कुछ गुनगुनाए। दिसंबर की सर्द शामें और तारीख रातें क्यों गुनगुनाने ये शायरी पर मजबूर करती हैं? शोरा हजरात इसकी जिम्मेदारी लंबी रातों पर डालते हैं। तवील रातों में आपका जो वजदान है वो अपनी परवाज की बुलंदियों के ऊपर होता है, क्योंकि आपको टाइम बड़ा मिलता है, तो आपकी सोचने का टाइम आपके पास होता है। इस वजह से ये है कि आपकी जो शायरी है ना, वो फिर आप तरक्की करती है, उसमें आप निखार पैदा होता है। कुछ लोगों का मानना है दिसंबर का तो कोई कसूर नहीं, कसूर तो सारा इंसान का अपना होता है। कफस उदास है यारो सबस, कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले। दिसंबर की ठंडी शामें अक्सर महबूब की याद को ताज़ा कर देती हैं। कैमरामैन ज़िशान यूसुफ के साथ मोहम्मद अली रज़ा, समा, लाहौर। दिसंबर जा रहा है, काश तुम भी आ जाओ। ऐसी बहुत सारी शायरियाँ होती हैं लेकिन अब देखें, कुछ लोग दिसंबर को हिजर की याद में मनाते हैं। भाई दिसंबर में और भी बहुत कुछ होता है। तो क्या कुछ होता है, आपको सवात लिए चलते हैं। वादी कालाम, बर्फबारी का थोड़ा सिलसिला थमा है, सूरज ने यूं ओट से झांका है तो सयाहों की यूं मौजें हो गई। शहाबुद्दीन की रिपोर्ट यूं देखिए। स्वात में नॉन स्टॉप बर्फबारी, गिरते गाले थमे तो सूरज मियां की एंट्री ने वादी का हुस्न मजीद निखार दिया।
रगों में खून जमाती सर्दी भी सयाहों को बर्फपोश वादी के सैर सपाटों से न रोक सकी। यादगार लम्हात कैमरों में भी महफूज किए जाते रहे। जैसे ही सुबह मॉर्निंग में उठे हैं तो मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है और इस सनलाइट में पिक्चर्स भी बड़ी मज़े की आ रही हैं और हम लोग सारे माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं। बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इस्लामाबाद से आए हम लोग। वैसे तो पहले मरी भी आना जाना होता है, लेकिन ये यहाँ पे जो कालाम वैली है इसका अपना ही मजा है। कालाम के मज़ाफ़ात में सयाहों की रसाई आसान बनाने के लिए सड़कों से बर्फ हटाने का सिलसिला भी जारी है। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, कालाम। तो दीजिए आज के शो से इजाज़त, यानी कि साल 2021 से दीजिए इजाज़त। अब आपसे मुलाकात होगी पीर को। उस वक्त तक नया साल आ चुका होगा और आप लोग नए साल की खुशियां भी मना चुके होंगे। दरख्वास्त है सिर्फ इतनी कि जो तल्ख यादें बीत गईं पिछले साल में, क्यों ना उन्हें भुला दिया जाए और जो कुछ अच्छा करना है क्यों ना उसकी प्लानिंग कर ली जाए। तो अब आपसे मुलाकात होगी पीर को। तब तक रखिए अपना ख्याल एंड एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह हाफिज़।